अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सब के लिए मरियम अज़ीज़ का अपना मान लिया है लेकर आई हूँ, जो कि एक कंप्लीट नॉवल है और उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगा। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। लाइक ज़रूर किया करें, आप बहुत कंजूस हैं आप सारे। लाइक नहीं करते हैं आप वीडियो को। उसकी नज़रें कंप्यूटर स्क्रीन पर थीं, जबकि उँगलियाँ तेज़ी से कीबोर्ड पर चल रही थीं। अचानक उसने हाथ रोककर गौर से स्क्रीन को देखा, जहाँ नीले रंग के हरूफ उभर रहे थे। लाइन पढ़ते ही उसके होंठ मुस्कुरा दिए और वो सर हिलाकर एक बार फिर उँगलियाँ कीबोर्ड पर दौड़ाने लगा। पास पड़ा चाय का कप ठंडा हो चुका था। खाने के लिए वो 2 दफ़ा उसे पुकार पड़ चुकी थी, लेकिन उसके दिमाग में कोई फ़र्क नहीं आया था। दफ़्तर कंप्यूटर स्क्रीन के साथ कमरे में भी अंधेरा छा गया। उफ़्फ़ो! उसने टेबल पर हल्का सा मुक्का मारकर गहरा सांस लिया और आंखें बंद करके कुर्सी की बैग से टेक लगा ली। फरहाद, बाहर से आती आवाज़ पर वो आंखें खोलकर ढीले से अंदाज में चलता हुआ दरवाजे तक पहुंचा। बाहर गुप अंधेरा था, सिर्फ लाउंज में से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। वो उसी सिमत बढ़ने लगा। लाइट बंद ना हो जाती तो अभी भी तुम अपने हुजरे से बाहर नहीं निकलते। उसे देखते ही शाइस्ता ने खफगे से बोलते हुए मुंह मोड़ लिया तो वो मुस्कुराते हुए उनके करीब बैठ गया। फहद और रिदा इतनी जल्दी सो गए? रात का 1 बज रहा है। सारे नेक बच्चे इस वक्त सो जाते हैं। उनके जले हुए अंदाज पर वो हंसता हुआ उनके मजीद करीब आ गया। हटो पीछे, पहले ही बहुत गर्मी है। उन्होंने अपने कंधे पर रखा उसका हाथ जोर से झटका, लेकिन उसकी मजबूत गिरफ्त पर झुंझला कर रह गई। देखो फरहाद, इस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा मुझसे दूर रहो। उनके वार्न करने वाले अंदाज पर उसकी हंसी कहकहे में बदल गई। शर्म तो नहीं आती? बेशर्मों की तरह दांत निकाल रहे हो? उन्हें उठता देखकर उसने तेजी से उनका बाजू थामा। मैं अपनी अम्मी से दूर कैसे रह सकता हूँ? उसने उन्हें अपने बाजुओं के घेरे में लिया तो उनका गुस्सा कहीं गायब सा होने लगा, जबकि वो गुस्से में करंट भी नहीं मारती। वो जो अपने कंधे पर रखे उसके सर पर बड़े प्यार से हाथ फेर रही थी। उसके शरारती लहजे पर वही हाथ जोर से उसके सर पर पड़ा। वो तड़प कर पीछे हटा। माँ तुझे करंट मारती है? उनके गुस्सेले लहजे पर उसकी फिर हंसी छूट गई। आपने खुद ही तो कहा था कि मुझसे दूर रहो। मैं समझा शायद। वो जुमला अधूरा छोड़कर फिर हंसने लगा। हाँ, हाँ, के अलावा भी तुम्हें कुछ आता है? आता है ना, आपसे प्यार करना। उसने उनका मुँह चूमकर अपना सर उनकी गोद में रख लिया। बड़ा प्यार है। पहले सारा दिन यूनिवर्सिटी में गुज़ार आते थे, अब वहाँ से फ़ारिग हुए तो ये कंप्यूटर जान नहीं छोड़ता। सारा दिन कहाँ अम्मी, थोड़ी देर तो बैठता हूँ। थोड़ी देर? पिछले 5 घंटों से मुसलसल जमकर बैठे हो। दोपहर का खाना भी तुमने गोल कर दिया और रात के खाने का भी शायद तुम्हें कोई तलब नहीं। उनके कड़े लहजे में इस्तफसार पर वो सर खुजाने लगा। बस एक चीज़ का जुनून हो जाता है तुम्हें, खाना-पीना सब छोड़कर बैठ जाते हो और ऊपर से गर्मी इतनी है, पता नहीं ये वापडा वालों को क्या तकलीफ हुई है। उसे बोलते-बोलते अचानक वो वापटा वालों को कोसने लगी तो वो बंद आँखों के साथ मुस्कुरा दिया। अल्लाह तेरा शुक्र है। अचानक लाइट के साथ पंखा चला तो वो बेसाख्ता बोली, फरहाद अब उठ जाओ। उन्होंने गोद में रखा उसका सर उठाना चाहा तो वो मज़ीद उनसे लिपट गया तो पहली बार उनके होंठों पर बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट आई थी। कभी-कभी तुम बिल्कुल बच्चे बन जाते हो। अब अगर कोई देखे ये 6 फुट से ऊँचा मर्द क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है तो क्या सोचे? क्या सोचेगा? बड़े होने का मतलब ये तो नहीं कि मैं आपकी गोद में सर नहीं रख सकता। अच्छा उठो तुम्हें खाना दूँ। नहीं आप सो जाएँ, रात काफ़ी हो गई है, मैं खाना खुद ले लेता हूँ। वो जमाई रोकता हुआ खड़ा हो गया, बात लेकर उससे खाना गर्म किया और कंप्यूटर के सामने बैठ गया। उसके 3 दोस्त ऑनलाइन थे, लेकिन वो अब एक का साइन देकर खाना खाने लगा। ब्लैक ब्यूटी के नाम से कोई साइन इन हुआ तो रोटी का लुकमा तोड़ता उसका हाथ रुक गया। एक के बाद दूसरी लाइन उभरी तो वो दिलचस्पी से उसे पढ़ने लगा। उसने जल्दी से ट्रे पीछे खिसकाई और दोनों हाथ झाड़ता हुआ कीबोर्ड की तरफ आ गया और एक बार फिर वो था और कंप्यूटर। बरखुरदार, कभी खुद से मुलाकात का शर्फ हमें भी बख्श दिया करें। अपनी तरफ से वो पूरी तसल्ली करके बाहर निकला था, लेकिन उसकी बदकिस्मती कि हुमायूं साहब ने उसे देख लिया। ऊपर से उनका इतना मीठा लहजा। इलाही खैर, वो ज़ेर लब बुड़बुड़ाता हुआ उनकी तरफ बढ़ा। बड़ी जल्दी सुबह हो गई आपकी, उन्होंने घड़ी देखकर कहा, जहाँ दोपहर के 2 बज रहे थे। वो अब क्या कहता सर झुकाए खड़ा रहा। तशरीफ़ रखें, उन्होंने अपने सामने रखी कुर्सी की तरफ इशारा किया तो जल तू जलाल तू का विर्द करता बैठ गया। कहाँ की तैयारी है? उन्होंने बगौर उसका जायज़ा लेने के बाद पूछा। ज़रा दोस्त से मिलने जा रहा था। किस खुशी में? उसके वालिद का एक्सीडेंट हो गया है। उसके जवाब पर वो खंकार कर रह गया। दोस्ती यारी निभाने के लिए सारी उम्र पड़ी है मियाँ साहबज़ादे, अब अमली ज़िंदगी में कदम रख लो। 2 साल हो गए हैं तुम्हें एमबीए किए, अब तक बेनत्थे बैल की तरह घूम रहे हो।
उनके इस इल्ज़ाम पर उसने शिकायती नज़रों से उन्हें देखा, लेकिन नज़रें उनके पीछे खड़े फ़हाद और रिदा से टकरा गईं, जो पेट पर हाथ रखे दोहरे हो रहे थे। वो तिलमिलाकर पहलू बदलने लगा, लेकिन उसकी हालत से बेखबर हुमायूं साहब अपने कहने में मगन थे। ये ठीक है, तुम्हें नौकरी करने की ज़रूरत नहीं, पर उसका ये मतलब तो नहीं सारा दिन सब अब आवारा घूमते रहो। अपनी फैक्ट्री अब खुद सँभालो, मैं कब तक अकेला करता रहूँ? ना तुम्हें कोई फ़िक्र है, ना कोई एहसास, हर वक़्त हँसी-मज़ाक, ज़िंदगी ऐसे नहीं गुज़रती। तो फिर कैसे गुज़रती है? उसने ऐसी नज़रों से उन्हें देखा, लेकिन अपनी तरफ घूरता पाकर दोबारा नज़रें झुका लीं। अभी तक नन्हे-बने घूम रहे हो, जबकि तुम्हारी उम्र में एक बच्चे का बाप बन गया था। अब की बार उसकी हँसी निकल गई। हुमायूँ साहब ने गुस्से और नागवारी से उसे घूरा। मैंने तुम्हें लतीफ़ा सुनाया है? जी नहीं, वो बड़ी मुश्किल से अपनी हँसी पर काबू पाकर एक बार फिर मुअद्दब बनकर बैठ गया। कुछ बात पड़ी तुम्हारे पल्ले? उन्होंने झुककर उसका चेहरा देखा। जी। क्या? उनके सवाल पर उसने उनके पीछे देखा। वो दोनों मुस्कुराती नज़रों से उसके जवाब के मुंतज़िर थे। यही कि आप पिछले साल मेरी शादी करवा देते तो आज मैं भी एक बच्चे का बाप होता। उसने इतनी संजीदगी से जवाब दिया कि कुछ लम्हों के लिए हुमायूँ साहब भी लाजवाब होकर उसे देखते रह गए। धीमी दबी-दबी हँसी पर उन्होंने चौंक कर पीछे देखा। मेला लगा हुआ है यहाँ पर। वो एकदम उठ कर दहाड़े तो वो दोनों मुँह लटकाकर दरवाज़े की तरफ बढ़ गए। हद है बेशर्मी की। मैंने क्या किया? उनके खुद पर दिए जाने वाले रिमार्क्स पर वो हैरान होने की एक्टिंग करने लगा। तुमसे कुछ कहना ही फ़ज़ूल है। वो जैसे उसे छेड़कर पछताए थे। मामू, मैं जाऊँ? उसके मासूमियत से पूछे गए सवाल पर उन्होंने बड़ी मुश्किल से खुद को मज़ीद बोलने से रोका था। मैं शाम को जल्दी आ जाऊँगा। फिर ज़रा शादी के बारे में तफ़सील से बात होगी। मैं भी सोच रहा हूँ, अब अमली ज़िंदगी में कदम रख लूँ। वो समझने वाले अंदाज़ में सर हिलाकर मुड़ गया, तो वो कितनी देर तक अपनी जगह बैठे तिलमिलाते रहे। ठंडी पेप्सी का लंबा सा घूंट पीकर जैसे उसकी जान में जान आई थी। पिछले 3 घंटों से मुसलसल नजर आते तारे अब गायब हो गए थे। दूसरे घूंट के लिए उसे बोतल मुंह से लगाई ही थी कि रबिया की जोरदार कोहनी उसकी पसलियों को हिला गई। क्या तकलीफ है? उसके फाड़ खाने वाले अंदाज पर रबिया ने आंखों से सामने सर झुकाए बैठी अलीना की तरफ इशारा किया, तो मजबूरन उसे अपनी तोपों का रुख उधर मोड़ना पड़ा। ओ बीवी, अब इस मुराकबे से बाहर आ जाओ। अब तो पेपर खत्म हुए भी आधा घंटा गुजर चुका है। इफ्रा ने एक नजर उसे देखकर दोबारा सर झुका लिया। पिछले आधे घंटे से 15 नंबर का रोना रो रही हो। हम समझे पता नहीं क्या क़यामत आ गई। मुझे और रबिया को देखो पूरे 10 नंबर छोड़कर आए हैं। मेरी तरह बैठी रो रही है। बात करने के साथ उसने रबिया को आँख से इशारा किया। वाक़ई? इफ़रा पहले हैरान हुई और फिर कदरे मुतमईन होकर चाट की प्लेट पर झुक गई। मैं ख़ामख़ा परेशान हो रही थी। बस यार मैं क्या करूं, मुझे वहम जल्दी हो जाता है। उसे इत्मीनान से चार्ट से इंसाफ करता देखकर रबिया ने दोनों हाथ मुंह पर फेरकर शुक्र अदा किया। इतना ही वहम हो जाता है तो ठीक से पढ़ा करो। दिन में में से 4 घंटे तुम कंप्यूटर को दे देती हो, 12 घंटे सोती हो और बाकी के घंटे फजूल बकवास में ज़ाया करती हो। फिर पढ़ाई कैसे हो? कहाँ यार, अब तो मैं कंप्यूटर यूज़ ही नहीं कर रही। उजाला के लताड़ने पर वो मुंह बनाकर बोली, बक्को मत। कल मैं 6 बजे आई थी, तब भी तुम बिजी थी। फिर 9 बजे फातिमा को भेजा तो उसने आकर बताया, बाजी कंप्यूटर पर काम कर रही है। अब मैं घर जाकर चची को बताऊं ना, मोहतरमा की इन खुराफात में मसरूफ है, तो अच्छी खासी तबीयत साफ हो जाए। रबिया ने माथे पर बल डालकर लड़ाका औरतों की तरह हाथ नचाकर खुद ही उसकी तबीयत साफ की। तुम तो हो ही मेरी दुश्मन। इफ़रा ने गुस्से से रबिया की तरफ देखा। ये आजकल तुम बादशाह सलामत को कुछ ज़्यादा ही वक़्त नहीं दे रही? कौन बादशाह सलामत? इफ़रा ने हैरत से उजाला को देखा। वही तुम्हारा किंग और कौन? अच्छा वो? इफ़रा ने मुस्कुराकर मुँह बंद कर लिया तो वो दोनों जी भरकर बदमज़ा हुईं। तुम्हारे इस उस किंग का कोई नाम भी तो होगा। रबिया के कुरेदने वाले अंदाज पर वो मुस्कुराकर स्ट्रॉ से खेलने लगी। पता नहीं, उसे कभी बताया नहीं और मैंने भी कभी पूछा नहीं। वाह क्या बेनियाजी है। रबिया ने हाथ झाड़कर कुर्सी से टेक लगा ली। तुम्हारे और भी तो नेट फ्रेंड्स हैं, पर आजकल सिर्फ उस किंग का जिक्र सुनने को मिल रहा है। उनसे चैटिंग करने का वक्त कम ही मिलता है। वो अब क्वेश्चन पेपर को मुख्तलिफ शक्लें दे रही थी। कोई खास वजह? उजाला के सवाल पर उसने गौर से उन दोनों को देखा। मुझे उसकी बातें अच्छी लगती हैं, सच्ची। मैं इतने दिलचस्प अंदाज में गुफ्तगू करता है कि 2-3 घंटे गुजरने का पता ही नहीं चलता। कहीं और चक्कर तो नहीं? उजाला के शरारती अंदाज पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। हो भी सकता है। उसके जवाब पर वो दोनों मायने खेज अंदाज में सर हिलाकर खड़ी हो गई। चलो अब घर नहीं चलना, देर हो रही है। उजाला के कहने पर वो दोनों अपनी अपनी चीजें समेटने लगी। उजाला, मुझे 100 रुपये उधार दोगी? वैन से उतरते ही इफ्रा के मुतालबे पर उसके साथ रबिया ने भी हैरत से उसे देखा। बस यार, मेरी पॉकेट मनी खत्म हो गई है।
खुदा को मानो इफ़रा, 1000 रुपए पॉकेट मनी लेती हो और आज 15 तारीख है। रबिया ने साथ चलते हुए उसे घूरा। तुम चुप रहो। वो दोनों शुरू हो गई तो वो मुस्कुराकर आगे चलने लगी। इफ़रा और रबिया के घर के आगे उसके कदम खुद ब खुद रुक गए। उसने बेसाख्ता इफ़रा की तरफ देखा, जिसने अपने चेहरे के तासुरात मज़ीद मज़लूमों वाले बना लिए थे। उसे तज़ब्ज़ब में देखकर रबिया जल्दी से बोली, खबरदार उजाला, जो तुमने इसे 1 रुपया भी दिया, मुझे पता है इसे नेट कार्ड खरीदना होगा। इसका तो वो हाल हो गया है जो किसी चर्सी का होता है। रबिया की तशबीह पर उसकी हँसी निकल गई, जबकि इफ़रा ने कहर भरी नज़रों से उसे देखा। मैं तुमसे नहीं माँग रही, और तुम्हें ये खुशफ़हमी होनी भी नहीं चाहिए कि मैं तुम्हें इस फ़िज़ूल काम के लिए कुछ दूँगी। यार प्लीज मुझ यतीम पर तरस खाओ। शट अप इफ़रा। उजाला ने बेख्तियार उसे टोका तो रबिया ने ठंडी आह भरी। जानती थी उजाला हमेशा इस लफ्ज पर ब्लैकमेल हो ही जाती थी। अभी घर घर में है, शाम को ले आऊंगी। मुझे पता था मेरी ये दोस्त बहुत बड़े दिल की है, वरना होते हैं कुछ लोग कंजूस मक्खी चूस, दोस्ती पर धब्बा। उसने किनातोज नजरों से रबिया को देखा, जिसके इत्मीनान में कोई फर्क नहीं आया था। हम कंजूस ही ठीक हैं। तुम्हारे उस लानती फ़कीर नाम के किंग के लिए मेरे पास फ़िज़ूल रुपए नहीं। खबरदार, जो तुमने उसे कुछ कहा तो। इफ़रा ने गुस्से से रबिया को घूरा। वरना क्या कर लोगी? बताती हूँ तुम्हें। इफ़रा के मुड़ते ही रबिया अंदर की तरफ भागी थी, जबकि वो मुस्कुराते हुए अपने घर की तरफ बढ़ने लगी। ये तुम्हें बैठे-बिठाए सोचती क्या है? शाइस्ता ने कदरे नागवारी से अपने लाडले बेटे को देखा। बैठे बिठाए कहाँ, पिछले 3 माह से बाकायदा सोच समझ कर, हिसाब किताब लगाकर ये बात सूझी है। उनकी नागवारी महसूस करके वो काफी हल्के फुल्के अंदाज में गोया हुआ। हिसाब किताब। उन्होंने गुस्से से सर झटका। अम्मी, आपको इतना गुस्सा क्यों आता है? देखें, बल्कि महसूस करें कितनी खुशगवार हवा चल रही है। ऐसे में तो अच्छे अच्छों के दिमाग ठिकाने लग जाते हैं। बकवास करने से पहले सोच लिया करो, किससे बात कर रहे हो? उन्होंने उसके सर पर थप्पड़ लगाना चाहा, लेकिन वो उछलकर पीछे हट गया। मैं तो शायद आपसे मार खाने इस दुनिया में आया हूँ। मुझे तो अपने इकलौते होने का भी कोई फ़ायदा नहीं। मैं तुम्हारी फ़ज़ूल गोई से बिल्कुल भी मुतासिर नहीं हुई। उनके कहने पर वो मुँह लटकाकर पूरा का पूरा घास पर चित लेट गया। क्या बात है फरहाद भाई, आप ऐसे क्यों लेटे हैं? रिदा जो चाय लेकर आई थी, उसे घास पर लेटा देखकर हैरान होने लगी। अपनी फुप्पो से पूछो। फरहाद के कहने पर वो शाइस्ता का मुंह देखने लगी। पागल हो गया है और कोई बात नहीं। हमायो भाई उठ गए? जी, अभी बात लेकर आते हैं। फरहाद भाई नीचे से उठे ना। रिदा को उसके नीचे लेटने से सख्त उलझन हो रही थी। वो उठकर बैठ गया। जाओ यार, देखो फहद अगर उठ गया है तो मैच खेलते हैं, वरना फिर मैं बाहर जा रहा हूँ, वो बेजारी से बोला। तो रिदा खामोशी से उठ गई, जबकि शाइस्ता का दिल बुरा होने लगा। वो हमेशा से ऐसा ही था, जब काम उसकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होता था, नाराज हो जाता था। फरहाद, तुम दुनिया के लाडले इकलौते नहीं, रिदा और फहद भी हैं। बेशक मैं उनकी फूफो हूँ, लेकिन बिल्कुल तुम्हारी तरह मुझे अजीज हैं। जैसे मैंने तुम्हारे लाड उठाए हैं, वैसे ही उन दोनों के भी। फहद 4 और रिदा 3 साल की थी जब मैं नबीला भाभी की डेथ हुई, और 2 साल बाद तुम्हारे पापा की डेथ हो गई। तुम तब 10 साल के थे। तब से लेकर अब तक हमायूं भाई मेरा सहारा बने हुए हैं। तुम्हारे पापा का कोई भी नहीं था। आज जो तुम हर मुंह से निकलने वाली ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हो, इसीलिए ये मुमकिन है कि भैया ने सब वक्त पर संभाल लिया, वरना मैं बिजनेस के बारे में क्या जानती थी। और मैंने कभी नहीं समझा कि मेरा एक बेटा है। मैं जानती हूँ मेरे 3 बच्चे हैं, तुम, फहाद और रिदा। इसलिए जितना तुम्हारा हक है उतना उनका भी है। शाइस्ता के अंदाज पर वो संजीदगी से उन्हें देखने लगा। ये सब आप मुझे क्यों बता रही हैं? मैं जानता हूँ और मामू के एहसान को मानता भी हूँ। क्या आपको लगता है मैंने रिदा और फहाद को कभी अपना नहीं समझा, या कभी मैंने उन्हें ये एहसास दिलाया है ये घर हमारा है, ये बिजनेस मेरा है? मेरा ये मतलब नहीं था। शाइस्ता के झुंझलाने पर उसने गुस्से से सर झटका। 6-7 लाख मुझे देने से रिदा या फहद का हक नहीं मारा जाएगा। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, तुम अमेरिका जाना क्यों चाहते हो? नौकरी तुम करना नहीं चाहते, बिजनेस माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, और फिर इस कोर्स की ज़रूरत ही क्या है, और वो भी अमेरिका जाकर। पाकिस्तान में भी तुम पढ़ सकती हो। उसने गहरा सांस लेकर सामने देखा और हुमायूं साहब को इधर आता देखकर खड़ा हो गया। मैं खुद ही कुछ कर लूंगा। शाइस्ता कुछ कहना ही चाहती थी, लेकिन वो भी हुमायूं साहब को आता देखकर खामोश हो गई। क्या कह रहा था? हुमायूं साहब ने बैठते ही गौर से बहन की शक्ल देखी। वही अमेरिका जाने की बात। फिर फिर कुछ नहीं, तुमने उसे समझाया नहीं? अब ये बचपना छोड़े, अपना कारोबार संभाले।
फ़ायदा नहीं, आप जानते हैं उसके दिमाग में ये बात बैठ गई है, अब वो पूरी करके छोड़ेगा, बेहतर यही है कि वो खुशी से जाए। बचपन से तुमने उसकी हर ज़िद पूरी करके उसे ज़िद्दी बना दिया है, इस तरह अगर करता रहा तो कब ज़िम्मेदारी सँभालेगा? हुमायूँ साहब के परेशान अंदाज़ पर वो मुस्कुराईं। मैं जानती हूँ, वो ज़िद्दी और लापरवाह है, पर गैर ज़िम्मेदार नहीं। ये बात आप भी जानते हैं। शाइस्ता के कहने पर वो उसकी तरफ देखने लगे, जो अपने मखसूस अंदाज़ में लगाता हुआ फ़हाद के पीछे भाग रहा था। उसने झुंझुलाकर रिसीवर क्रैडल पर पटका। 1 घंटे से वो मुसलसल फ़ोन कर रही थी और वो भी मुसलसल एंगेज जा रहा था। दफ़ा हो जाओ तुम इफ़रा, और वो तुम्हारा किंग भी। वो गुस्से से बुड़बुड़ाती हुई करीब रखे सोफ़े पर ढेर हो गई। जावेद साहब ने टीवी से नज़र हटाकर अपनी बेटी के गुस्से से सुर्ख पड़ते चेहरे को देखा और मुस्कुराकर टीवी ऑफ कर दिया। क्या बात है उजाला, ऐसे क्यों बैठी हो? पापा, ये इफ़रा भी ना। वो गुस्से से कुछ कहते हुए रुक गई। मैंने उसे कहा भी था कि एमए एडमिशन के फॉर्म आ गए हैं, कॉलेज जाना है। ना खुद फ़ोन किया है और अब मैं कर रही हूँ तो मुसलसल बिज़ी जा रहा है। ऊपर से रबिया का फ़ोन भी खराब है। तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? ये 3 घर छोड़कर ही तो उनका घर है, खुद चली जाओ। उनके मशवरे पर उसे बेख्तियार अपना हाथ माथे पर मारा और झेंपी-झेंपी मुस्कुराहट के साथ उनका चेहरा देखा। मुझे याद ही नहीं रहा। उसके शर्मिंदा अंदाज पर वो खुलकर मुस्कुराए। मुझे पता था, गुस्से और घबराहट में मेरी बेटी का दिमाग और आंखें काम करना बंद कर देते हैं। उनके शरारती अंदाज पर वो मुस्कुराकर खड़ी हो गई। इस वक्त कहाँ जा रही हो? अंदर दाखिल होती कमर ने हैरत से उसे देखा। इफ्रा की तरफ। टाइम देखो, मगरिब की अजान होने वाली है। कमर के घुरकने पर उसने मदद तलब नजरों से बाप को देखा। टाइम किसी गैर के घर जाने के लिए देखा जाता है, जबकि वो उसका अपना घर है। लेकिन फिर भी वापस आते हुए रात हो जाएगी, और फिर हर रोज तो जाती हो, घर भी कभी टिक कर बैठ जाया करो। उन्होंने बराह रास्त उसे मुखातिब किया, तो वो जल्दी से बोली, मुझे उससे बहुत ज़रूरी बात करना है। अगर देर हो गई तो मैं वहीं सो जाऊंगी और फ़ोन कर दूंगी। वो तेज़ी से बोलती बाहर निकल गई, जबकि कमर पीछे से हैं करती रह गई। इफ़रा के घर आना और रहना उसके लिए कभी भी मसला नहीं रहा था। वो ना सिर्फ उसके बचपन की दोस्त थी, बल्कि दोनों की वालदा भी आपस में मामूज़ाद बहनें थीं। जबकि रबिया इफ़रा की चचाज़ाद, वो दोनों एक ही घर में रहती थीं। इसलिए उसकी जितनी दोस्ती इफ़रा के साथ थी, उतनी ही रबिया के साथ भी। उनका सारा बचपन इकट्ठा गुजरा था, कुछ रिश्तेदारी और कुछ दोस्ती की वजह से। कभी वो दोनों उसकी तरफ पाई जाती और कभी वो उनकी तरफ। स्कूल से कॉलेज तक इन तीनों की तिकोन काफ़ी मशहूर थी। इफ़रा और रबिया की फैमिली काफ़ी बड़ी थी। इफ़रा 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। 2 भाई बड़े, 2 छोटे, जबकि वो दरमियान में। उसके 2 बड़े भाइयों की शादी हो चुकी थी। और फिर रबिया 4 बहनें और 1 भाई। इफ़रा से बिल्कुल उलट, नंबर उसका भी वही तीसरा था। जबकि उजाला बिल्कुल इकलौती थी। लेकिन इफ़रा और रबिया के होते हुए उसे कभी अकेलेपन का का सामना नहीं करना पड़ा। इन दोनों का डेरा उसके घर पर ही रहता था। गेट पर हाथ रखते ही हमेशा हमेशा की तरह वो खुलता चला गया, और बिल्कुल सामने रबिया अपने छोटे भाई को सामने बिठाए उसकी क्लास ले रही थी। वो मुस्कुराती हुई अंदर आ गई। कहाँ थी तुम? कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। उसे देखते ही वो अनीक को छोड़कर उसकी क्लास लेने को तैयार हो गई। मुझे कहाँ जाना है, 2 घंटे से फ़ोन कर रही हूँ, मुसलसल एंगेज जा रहा है। क्या? रबिया चीख पड़ी। कितनी ज़लील है ये इफ़रा, मुझे 2 घंटे पहले कह रही थी बस 5 मिनट चलो, ज़रा उसका दिमाग सही करें। वो चप्पलें पाँव में फँसाती हुई खड़ी हुई। यार, मेरे तो कपड़े भी टेलर के पास हैं। अब इतनी शाम को अचानक वो बात करते-करते रुक कर अनीक को देखने लगी। अनीक, मेरा प्यारा अच्छा भाई जाएगा ना? रबिया ने करीब जाकर उसे चुमकारा, तो उसे गुस्से से हाथ झटका। अभी आप मुझे कमीना, ज़लील और भी बहुत कुछ कह रही थीं। मैं वहीं ठीक हूँ, अपना काम किसी और अच्छे और प्यारे से करवा लें। वो टका सा जवाब देकर अंदर बढ़ गया, जबकि उजाला महज़ूज़ होकर हँस पड़ी थी। रबिया ने बेख्तियार गुस्से से दाँत पीसे। क्या ख़्याल है, दानिश भाई को फ़ोन करूँ? उजाला ने शरारत से उसके मंगेतर का नाम लिया। उसको फ़ोन करने के लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, मैं खुद कर सकती हूँ। जी, आपकी बेशर्मी का अंदाज़ा है मुझे। बको मत। उजाला के जवाब पर वो उसका हाथ पकड़कर इफ़रा के पोर्शन की तरफ बढ़ने लगी। धड़ से दरवाज़ा खुलने पर उसकी नज़रें बेख्तियार दरवाजे पर गईं और माउस की तरफ बढ़ता उसका हाथ वहीं साकित हो गया। कसम ले लो, मैं बस कंप्यूटर बंद करने वाली थी। इन दोनों को खूंखार अंदाज में अपनी तरफ बढ़ता देखकर वो बेख्तियार बोली, लेकिन तब तक वो दोनों बेड पर पड़े 2 तकिए हाथ में ले चुकी थीं। यार सुनो, वो मुसलसल हाथों से इन दोनों को रोकने की कोशिश में मसरूफ़ थी। दरवाज़ा खुलने पर इन दोनों के हाथ थम गए थे। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? दरवाज़े में इफ़रा की नादिया भाभी को देखकर सबसे पहले उजाला मुस्कुराई थी। बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ? अल्लाह का शुक्र है, मैं देखने आई थी इफ़रा फ़ारिग हुई है या नहीं। सुबह से कमरे में घुसी बैठी है। कोई काम था भाभी? नहीं, काम क्या होना है, बस तुम लोग कंप्यूटर पर आजकल कोई काम कर रहे हो?
नादिया भाभी ने बराह रास्त उन दोनों को देखा तो इन दोनों की नजरें बेख्तियार इफ्रा पर गईं, जिसका रंग पल भर के लिए मुतगय्यर हुआ था। जी, हमें ही कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी और ये काम हमने इफ्रा को सौंपा हुआ है। रबिया के मुस्कुराकर बताने पर वो सर हिलाकर मुस्कुराई, लेकिन उनकी शक्ल से साफ लग रहा था वो मुतमईन नहीं हुई। तुम लोगों के लिए कुछ भिजवाती हूँ। वो इन तीनों पर एक एक नजर डालकर बाहर निकल गई तो इन तीनों ने बेख्तियार गहरा सांस लिया। आज मैं एक ना एक चीज तोड़ कर जाऊंगी। अब तुम बताओ, क्या कंप्यूटर या तुम्हारा सर? उजाला ने कड़े तेवरों के साथ उसे घूरा। तुम्हारा सर। उसके मासूमियत से कहने पर रबिया खिलखिलाकर हंस पड़ी और समझ में आने पर उसकी हंसी भी निकल गई। क्या यार, वो ढीले से अंदाज में बेड पर नीम दराज हो गई। तुम जानती हो तुम्हारी भाभी कितनी शक्की आदत की हैं, लेकिन तुम भी उन्हें जरूर कोई ना कोई मौका जरूर देती हो। रबिया के लताड़ने पर उसे लापरवाही से सर झटका। अभी भी ये किंग? रबिया ने हैरत से कि इफ्रा के साथ वाली कुर्सी पर बैठते हुए कंप्यूटर को देखा। पिछले 7 माह से मुसलसल उसके साथ चैट कर रही हो, खैर है ना? उजाला के पूछने पर वो मुस्कुराकर उसकी तरफ मुड़ी। बताया तो था, मुझे अच्छा लगता है देखे बगैर, हता कि तुम उसका नाम भी नहीं जानती। हाँ, उसके बावजूद। वो एक बार फिर कंप्यूटर की तरफ मुतवज्जे हुई तो रबिया भी गौर से स्क्रीन पर लिखी लाइनें पढ़ने लगी। वो भी तुम्हें पसंद करता है? उजाला अब उठकर बैठ गई। पता नहीं, हमारे दरमियान कभी ऐसी बात नहीं हुई। ये क्या बात हुई? वो उठकर उसकी कुर्सी के पीछे खड़ी हो गई। अचानक रबिया के कहके पर इन दोनों ने हैरत से उसे देखा। क्या लतीफ़ा है यार! रबिया की हंसी अब भी नहीं रुक रही थी। किंग ने भेजा है, इफ़रा ने बड़े फ़ख्र से बताया, जैसे सारा क्रेडिट उसी को जाता हो। तुम दोनों क्या करते हो? अब रबिया उसकी मेल्स खोलते हुए पूछने लगी। बिल्कुल आम सी, और जैसी तुम दोनों समझ रहे हो वैसी तो बिल्कुल नहीं। वो उजाला को अपनी कुर्सी की तरफ बैठने का इशारा करके खुद खड़ी हो गई। खाना लाऊं? बिल्कुल, मैं और रबिया आज तुम्हारे पास रुकेंगे। फ़ोन तो अभी बिज़ी है। अनीक को ज़रा घर भेजना, अम्मी को बता आए। उजाला के कहने पर वो सर हिलाते हुए बाहर निकल गई। रबिया ने गहरा सांस लेकर कुर्सी की पुश से टेक लगा ली। मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। सोचा तो मैंने भी ऐसा ही था, लेकिन इफ़रा कह तो रही है उनके दरमियान ऐसी कोई बात नहीं, और ज़रूरी तो नहीं पसंद करने का मतलब हर सूरत में एक ही निकले। पर इफ़रा तो शायद इसी तरह का पसंद करती है। अगर ऐसा है तो क्या किया जा सकता है? उजाला लापरवाही से कंधे उचकाकर सीढ़ी देखने लगी। होने को तो बड़ा कुछ हो सकता है, देखती जाओ। रविया के पुरस्रार अंदाज पर वो हैरत से उसे देखने लगी जो टाइप कर रही थी। रबिया, स्क्रीन पर नजर आते सवाल पर उजाला ने घबराकर उसे देखा। श्श! उसे चुप करने का इशारा करके वो मजीद टाइप करने लगी। रबिया के सवालों पर दिए जाने वाले जवाबात उसकी तवज्जो खींचने में कामयाब हो गए थे। वो दिलचस्पी से स्क्रीन पर उभरने वाले हरूफ को देखने लगी। ओह! तो किंग का नाम फरहाद है। रबिया ने आंखें टिकाकर उजाला को देखा। देखा, फिर जो बात 7 माह में इफ़रा ने पता नहीं कर सकी, वो मैंने 5 मिनट में कर ली। उसने फर्जी कॉलर झाड़कर अपनी हथेली उजाला के आगे फैलाई और उजाला के हाथ मारते ही वो दोनों कहका लगाकर हंस पड़ी। उसने खौफ से कंप्यूटर स्क्रीन को देखा। ब्लैक ब्यूटी उसे 5 मिनट का इंतज़ार करने को कह गई थी, जबकि अब 10 मिनट से ज़्यादा का वक़्त गुज़र गया था। उसने गिलास में जूस डालकर ग्लू होंठों से लगा लिया। तभी स्क्रीन पर ब्लैक ब्यूटी का साइन दोबारा नमूदार हुआ। स्क्रीन पर उभरने वाले सवाल को सरसरी अंदाज में पढ़ने पर उसे ज़बरदस्त अच्छू लगा। उसने गला खंकार कर अपनी जीन्स को देखा, जहाँ जूस छलका था। टिश्यू से उसे साफ करके उसने गिलास टेबल पर रखकर गौर से स्क्रीन को देखा। आप मुझसे हमेशा स्पोर्ट्स की बातें ही क्यों करते हैं? मुझे स्पोर्ट्स से कोई इतनी खास दिलचस्पी भी नहीं है। ये इसे अचानक क्या हुआ है? वो हैरत से बुड़बुड़ाकर उंगलियां बालों में चलाने लगा। हम कोई और बात नहीं कर सकते? उसके सवाल पर वो मुस्कुराकर कीबोर्ड की तरफ झुका। मसलन? मसलन आपके बारे में? और अपने बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? अब वो टाइप कर रहा था। मेरे बारे में भी बात होगी, पहले आप अपने बारे में बताएं। फरहाद ने खफीफ अंदाज में भवों को जुम्बिश देकर उसके सवाल को पढ़ा। मेरे बारे में क्या जानना चाहती हो? सभी कुछ। अब वो हंस पड़ा था। ये आज इतने माह बाद मेरे बारे में जानने का ख्याल क्यों आया तुम्हें? वो टाइप करते हुए काफी हैरान था। ब्लैक ब्यूटी को उसने आज से तकरीबन 7 माह पहले अपनी आईडी में ऐड किया था। बिल्कुल आम सी गुफ्तगू होती थी, लेकिन आज तो अंदाज बहुत मुख्तलिफ था, लेकिन काबिल तवज्जो था और दिलचस्प भी। बस आ गया। अब आप अपना नाम बताएंगे? और बिल्कुल सही। फरहाद मेरा नाम है, और तुम्हारा? फूलन देवी। नाम पढ़कर वो कहका लगा बैठा। अब तुम चैट कर रही हो, सॉरी, अब तुम चीट कर रही हो। मैं बिल्कुल दयानतदारी से तुम्हारे सवालों के जवाब दे रहा हूँ। मैं भी सीरियस हूँ। दुनिया मुझे फूलन देवी के नाम से जानती है। साथ ही स्माइल का साइन उभरा था। इंटरेस्टिंग, उसने बोलने के साथ टाइप भी किया था। आज से पहले तुम्हारे इतने अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर का मुझे अंदाजा नहीं था। आपकी सोहबत का कमाल है। क्या बात है! वो जवाब पढ़कर काफी महजूज हुआ।
अच्छा, मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है आपका? फरहाद ने मुस्कुराते हुए कुर्सी की बैग से टेक लगा ली। कुछ देर वो मुस्कुराकर स्क्रीन को देखता रहा और फिर दोबारा कीबोर्ड पर झुका। बड़ा नेक ख्याल है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। और शादी? ये अब कुछ ज्यादा ही पर्सनल नहीं हो रहा? ये तो मेरा हक है। फरहाद एक लम्हे के लिए हैरान रह गया। हक? उसने क्वेश्चन मार्क के साथ लिखा तो आगे फिर स्माइल का साइन आया था। ये बताएं, आप दिखते कैसे हैं? सवाल पढ़कर फरहाद की मुस्कुराहट गहरी हो गई, अपने नाम की तरह। ये खुशफहमी है या यकीन? यकीन, क्योंकि लोग ऐसा कहते हैं और फिर आईना भी तो झूठ नहीं बोलता। फरहाद के जवाब पर वहां से हाँ हाँ लिखा गया था। ओ, तुम कैसी हो? क्या अपने नाम की तरह? जी नहीं, बिल्कुल अपने नाम के बरक्स, यानी नो ब्यूटी, ब्यूटी ओनली ब्लैकी। एवें चांद की तरह उजली हूं मैं। अच्छा, चले आपके फ्यूचर प्लान को डिस्कस नहीं करते, पर अपनी तस्वीर तो भेज दें ताकि हम भी आपके हुस्न को सराह सकें। उम्मीद है इतने अरसे की पहचान पर इतना तो आप करेंगे। फरहाद कुछ देर अपने बाएं हाथ पर चेहरा टिकाकर स्क्रीन को देखता रहा, फिर कुछ सोचकर अपनी पर्सनल फाइल खोलकर अपनी तस्वीर सिलेक्ट करने लगा। यहाँ भी मज़ा आता है, पर जो बात यूनिवर्सिटी की है ना, आहा क्या बात है उसकी। रबिया की ठंडी आह पर उजाला ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। यूनिवर्सिटी जाने वालों की शक्लें ज़रा और होती हैं। क्यों, उनकी दुम निकली होती है? रबिया ने बुरा मानकर उजाला को देखा। नहीं, उनके नंबर मेरिट के मुताबिक होते हैं। उजाला के सच बयान करने पर वो बुरा समूह बनाकर घास नोचने लगी। और यहाँ क्या बुराई है? अब इफ़रा ने रबिया को घूरा था। यार, फर्स्ट ईयर में यहाँ आए थे, अब 5वां साल है। कुछ तो चेंज होना चाहिए था। रबिया के राग लापने पर वो दोनों अफसोस से सर हिलाकर दोबारा अपनी अपनी फाइल पर झुक गईं। अरे याद आया, तुम्हें पता है किंग का नाम क्या है? इफ़रा ने एकदम याद आने पर पुरजोश अंदाज में सस्पेंस फैलाने की कोशिश की। उजाला की नजरें बेख्तियार रबिया की तरफ उठी, जिसके होंठों पर दबी दबी मुस्कुराहट थी। क्या? इन दोनों ने बैक वक्त इफ़रा से पूछा। फरहाद। इफ़रा ने दांत तलब नजरों से उन्हें देखा। बड़ा खूबसूरत नाम है। रबिया की संजीदगी देखने लायक थी। ना सिर्फ उसका नाम खूबसूरत है, बल्कि खुद वो भी बहुत खूबसूरत है। अब रबिया के साथ उसके कान भी खड़े हो गए। तुमने कहाँ देखा? उसने अपनी तस्वीर भेजी थी। उजाला के इस्तफसार पर शर्मा कर जवाब आया। कुछ दिनों पहले उसने खुद ही अपना नाम बताया और तस्वीर भेजी। काफी अजीब बातें कर रहा था। हालांकि मैंने ऐसा कुछ लिखा ही नहीं, फिर भी वो हैरत से उन्हें बता रही थी, जबकि इन दोनों की हंसी बेकाबू होने को तैयार थी। उस दिन जब तुम लोग रहने आए थे, उससे अगले दिन वो बेख्तियार रुक कर उनका चेहरा देखने लगी। अगले ही पल उसका मुंह खुला। तुम लोग? उसने हाथ उठाकर उनकी तरफ इशारा किया तो कब से रुके उनके कह के बेकाबू हुए। क्या लिखा था तुम लोगों ने? उसने जारिहाना अंदाज में उजाला का बाजू थामा तो उसने हंसते हुए रबिया की तरफ इशारा किया। इससे पूछो, सारा किया धरा इसका है। क्या बकवास लिखी थी? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा इजहार इश्क किया था। रबिया, तुम तो मर ही जाओ जलील। इसलिए तुम दोनों को अपना पासवर्ड नहीं दिया था। तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं आती, खुद ही मरी जा रही थी। मुझे अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, हालांकि वो तुम्हें घास भी नहीं डालता था। और अब मेरी वजह से उसे तुम्हें घास डाल दी है तो गधी की तरह मुझे दो लत्ती मार रही हो। मेरा एहसान मानो। रबिया के अंदाज पर वो जेरे लब मुस्कुराते हुए किताब पर झुकी तो रबिया ने उजाला को इशारा किया। दिल ही दिल में तो लड्डू फूट रहे होंगे। रबिया के गुदगुदाने पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। यार, वो वाकई अच्छा है, और जब से तस्वीर देखी है पूछो मत। ठीक है, नहीं पूछते, चलो उठो उजाला, वैन का भी टाइम हो रहा है। यार, पूछ तो लो। रबिया के सरसरी अंदाज पर इफ़रा ने मिन्नत से उन्हें देखा। ये बताओ, तुमने हमें इतने दिनों से बताया क्यों नहीं कि उसे तुम्हें तस्वीर भेजी है? मुझे याद तो था, पर कंप्यूटर खराब था। सोचा जब सही होगा खुद बता दूंगी। वो गेट की तरफ बढ़ते हुए उन्हें बता रही थी। कल शाम को कंप्यूटर आ जाएगा। हाय, कल तक का वक्त कैसे गुजरेगा? उजाला ने इफ़रा को देखकर मसनूई आह भरी तो इफ़रा खिलखिलाकर हंस पड़ी। ये तुम आजकल कुछ ज्यादा ही ठंडी आहें नहीं भरने लगी? मौसम का भी तो तकाजा है ना। उजाला ने गर्म लू से बचने के लिए चादर मजीद माथे पर सिरकाई, जो कुछ ज्यादा ही खिसक कर आंखों पर आ गई। उसने जल्दी से चादर को पीछे सिरकाया, लेकिन तब तक वो किसी से टकरा चुकी थी। उसने चादर सर पर टिकाकर अपने आगे छाए उस बुलंद कामत शख्स को देखा, जो आंखें फाड़े इतने इन्हिमाक से उसे देख रहा था जैसे उसके सर पर सींग निकल आए हों। उसने सिर पिटाकर पहले अपने दाएं और फिर बाएं देखा। वो बाएं तरफ खड़ी हंस रही थी। वो बेख्तियार 2 कदम पीछे हटी और एक नज़र उस पर डालकर तेजी से उनकी तरफ मुड़ी। लगता है गर्मी कुछ ज़्यादा ही तुम्हारे दिमाग को चढ़ गई है। उसके करीब पहुंचते ही रबिया ने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए शरारत से उसके टिमटिमाते हुए चेहरे को देखा। बकवास ना करो। उसके कहने के साथ चोर नज़रों से दाएं तरफ देखा। वो अब दरख्त के नीचे खड़ा था, लेकिन नजरें अब भी उस पर थीं। उसने घबराकर नजरें फेर लीं। ये वैन आज कहाँ मर गई? उसे झुंझलाकर वैन को कोसा तो रबिया की हंसी निकल गई।
वैसे आपस की बात है, उजाला बंदा है हैंडसम, क्या गजब की हाइट है। तो तुम घर के जाले से उतरवा लिया करो। रबिया की तारीफ पर वो जलकर बोली, कितनी बदजोक हो। इतना हैंडसम बंदा जाले उतारने के लिए होता है या दिल पर राज करने के लिए। इफ्रा के कहने पर उसने बेजार नजर इन दोनों पर डाली जो उसकी तरफ मुंह किए तबसरा कर रही थी, जबकि वो इस तरफ से रुख फेरे खड़ी थी। तुम्हें क्या मुसीबत है? जरूरी तो नहीं तुम्हारे लिए खड़ा हो, हम दोनों भी तो खड़े हैं। इफ्रा के तेज लहजे का असर लिए बगैर उसने सुकून का सांस लिया, जबकि नजरें करीब आती वैन पर थीं। फरहाद भाई, ये खुशगवार मूड वीजा लगने की खुशी में है या कोई और चक्कर है? फहाद ने आंखें घुमाई तो वो मुस्कुराकर उसे देखने लगा। बस यार, क्या बताऊं, जिंदगी बड़ी खूबसूरत लग रही है। लगता है अमेरिका जाने से पहले आपको जूलिया रॉबर्ट नजर आने लगी है। जूलिया रॉबर्ट क्या चीज है? ओह, तो ये बात है। उसके खोए खोए अंदाज पर रिदा ने होंठ सुकेड़ कर उसे देखा। अभी वो मजीद जवाब देने के लिए सीधा हुआ ही था कि हुमायूं साहब को अंदर आता देखकर फिर ढीला पड़ गया। क्या बातें हो रही हैं साहबजादे? कुछ नहीं अब्बू जी, मैं फरहाद भाई से कह रहा था, वहां जाकर जुम्मा की नमाज जरूर पढ़िएगा। फहद की घबराई हुई आवाज पर उसका कहका बेसाख्ता था। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? सही तो कह रहा है। हुमायूं साहब के सख्त अंदाज पर उसे बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को काबू में किया था। तैयारी हो गई तुम्हारी? जी। हुमायूं साहब के पूछने पर वो सर हिलाकर बोला, जब सारी तैयारी हो गई है तो सीट आगे क्यों करवाई है? और अभी अंजुम का फोन आया था, तुमने अभी कंफर्म भी नहीं करवाई। उन्होंने उसके दोस्त का नाम लिया तो वो सर खुजाते हुए कोई बहाना सोचने लगा। मुझे यहाँ एक जरूरी काम था। क्या काम? उसके मोबाइल की बिप बजी तो वो उस जान बख्शी पर शुक्र अदा करता तेजी से बाहर निकला। ये पिछले एक हफ्ते से कहाँ गायब हो तुम? उसे देखते ही नादिया भाभी बोली तो वो मुस्कुराकर उनके करीब बैठ गई। बुखार हो रहा था इसलिए। चलो, तुम्हें तो बुखार हुआ था, पर तुम्हारी दोस्त को क्या हुआ है? नादिया भाभी के मखसूस इंक्वायरी वाले अंदाज पर वो चौकन्ना होकर बैठ गई। तभी रविया को अंदर दाखिल होता देखकर उसने सुकून का सांस लिया। क्या हुआ इफ़रा को? यही तो मैं तुमसे पूछना चाह रही हूँ। जब से साकिब का रिश्ता आया है तब से चुप चुप रहती है। मैंने उससे पूछा भी, अगर कोई और है तो मुझे बता दो। मैं तुम्हारे भाई से बात करती हूँ, लेकिन मुझे तो वो अपनी दुश्मन समझती है। तुम लोगों से उससे बड़ी मोहब्बत है। रबिया ने तो कुछ नहीं बताया, अगर तुम्हें पता है तो तुम बता दो। ऐसी तो कोई बात नहीं भाभी, उजाला घबरा कर बोली। मैं देखती हूँ इफ़रा को। वो जान छुड़ाने के लिए तेजी से वहां से उठी। खैर है, बड़ा बिस्तर संभाला हुआ है। इफ़रा को लेटा देखकर वो मुस्कुराई थी। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, अब बुखार कैसा है? ठीक हूँ, तुम सुनाओ, ये भाभी कौन सी नई कहानी सुना रही हैं? ये साकिब को बैठे बिठाए तुमसे शादी की क्यों सूझी? उजाला ने शरारत से उसके कजन का नाम लिया तो वो फीकी सी मुस्कुराहट के साथ खड़ी हो गई। यार, तुम्हारी भाभी तो स्टार प्लस की भाभी लगती हैं। हर वक्त शक। रबिया बकती झकती अंदर दाखिल हुई थी तो उजाला ने पास पड़ा मैगजीन उठा लिया। अपने चेहरे पर किसी की नजरें महसूस करके उजाला ने बेख्तियार सामने देखा। इफरा बहुत गौर से उसे देख रही थी। खैरियत, ऐसे क्यों घूर रही हो? देख रही हूँ तुम कितनी खूबसूरत हो। हैं, ये क्या बात हुई? उजाला के कहका लगाने पर रबिया ने हैरत से उसे देखा। ये पिछले कुछ दिनों से तुम्हें उजाला के नए नक्श से ज्यादा ही दिलचस्पी होने लगी है। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? मुझे क्या होना है? रबिया के मजाक उड़ाने पर वो उठकर कंप्यूटर की तरफ आई। नहीं, पिछले हफ्ते से 7 दफा तुमने उजाला की खूबसूरती को खराज तहसीन पेश कर चुकी हो। ये देखो फरहाद की तस्वीर। इफ़रा के कहने पर रबिया जल्दी से उसकी तरफ मुड़ी, जबकि उजाला भी इश्तियाक से कंप्यूटर की तरफ बढ़ी। वाओ! रबिया ने बेसाहता कहकर उजाला को देखा, जो कुछ हैरान थी। इसे कहीं देखा है? उजाला की आंखें सिकोड़ने पर रबिया ने गौर से स्क्रीन को देखा। ये उस दिन कॉलेज के बाहर ही था। अरे! इफ़रा के बताने पर वो दोनों बैक वक्त बोली। ये वहां कैसे कैसे पहुंचा? रबिया के मशकूक अंदाज पर इफ़रा के होंठों पर मुस्कुराहट आई थी। मुझ पर शक ना करो, मैं खुद हैरान थी। जब मैंने पूछा तो उसने बताया वो वहाँ किसी काम से आया था। हमें वहाँ देखकर वो भी हैरान हुआ था। हमें? रबिया के हैरान अंदाज पर वो बौखला कर रह गई। उसने हमें पहले कहाँ देखा था? तस्वीर में। कौन सी तस्वीर? उजाला ने हैरत से इफ़रा को देखा। मैंने भेजी थी। उसने सर झुकाकर मुजरिमाना अंदाज में इतराफ किया। अदनान भाई की तस्वीर, शादी की तस्वीर जिसमें हम तीनों थे। पर तुम्हें हमारी तस्वीर भेजने की क्या जरूरत थी? उजाला ने अब गुस्से से उसे देखा तो वो इसी तरह सर झुकाए होंठ चबाने लगी। रविया को भी बहुत गुस्सा आया था, लेकिन उसकी रोने वाली सूरत देखकर वो खामोश रही। वो अमेरिका जा रहा है। कुछ देर बाद खामोश कमरे में इफ्रा की भराई हुई आवाज गूंजी। तो जाने दो, रबिया ने गुस्से से हाथ झटक कर कहा। तो कुछ देर के लिए फिर खामोशी छा गई। उजाला ने अपना गुस्सा कंट्रोल करने के बाद इफ्रा को देखा, जिसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। शायद वो रो रही थी। उसने रबिया का बाजू हिलाकर इफ्रा की तरफ मुतवज्जे किया। वो दोनों उसके करीब आ गईं।
تم اس لیے پریشان ہو؟ اس کے پوچھنے پر اس کے آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ تم نے اسے بتایا تم اسے پسند کرتی ہو؟ اس کی روندی افرا نے سر نفی میں ہلایا۔ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے۔ اس کی روندی ہوئی آواز پر وہ دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر رہ گئیں۔ تو تم اس کے لیے کیوں رو رہی ہو؟ جانے دو، ثاقب ہمارا کزن ہے، ہم جانتے ہیں اسے، تمہیں وہ پسند بھی کرتا ہے، اور تمہیں کیا چاہیے؟ بس اب یہ بات یہیں دفن کر دو، اور اس طرح ماتمی شکل بنا کر تم نادیہ بھابھی کو شک کرنے کا موقع دے رہی ہو۔ ربیہ نے کڑے انداز میں اسے سمجھا کر بات ختم کر دی تو اجالا نے اس کا شانہ تھپ تھپا کر اسے حوصلہ دیا۔ وہ ملنا چاہتا ہے۔ لو، ابھی تم کہہ رہی تھی وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے، پھر تم سے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ ربیہ ایک دم جذباتی ہو کر اس کی طرف مڑی تو وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر زور زور سے رونے لگی۔ اجالا نے ترحم بھری نظر اس پر ڈال کر اسے اپنے بازو کے حلقے میں لے لیا۔ وہ اجالا سے ملنا چاہتا ہے۔ افرا کی آواز پر جہاں اجالا کو کرنٹ لگا تھا وہیں ربیہ بھی اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ اجالا ایک دم اس کے قریب سے اٹھ کر ربیہ کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ مجھ سے کیوں؟ اس کے چہرے کے ساتھ آواز سے بھی خوف نمایاں ہو رہا تھا۔ وہ سمجھ رہا ہے بلیک بیوٹی کے نام سے تم چیٹنگ کرتی رہی ہو۔ جب میں نے اسے تصویر بھیجی تھی میں نے اسے بتایا تھا میں کون ہوں، لیکن کالج کے باہر اس نے ہم تینوں کو پہچان لیا تھا، اور تب سے وہ اجالا کو مجھے سمجھ رہا ہے۔ اس کی طرف حیران نظروں سے دیکھتی اجالا کی نظریں اب پانی سے بھرنے لگی تھیں۔ تم نے اسے بتایا نہیں؟ تم وہ نہیں ہو؟ ربیہ سب سے پہلے سکتے سے باہر آئی۔ افرا کا سر نفی میں ہلا تو پہلی بار اجالا کا دل چاہا اس کا سر پھاڑ دے۔ تم اس سے مل لو۔ افرا کی بات پر اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اچانک اشتعال کی لہر اس کے پورے وجود میں اٹھی تھی۔ شٹ اپ افرا، تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا کہ میں؟ وہ مٹھیاں بھینج کر رہ گئی۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور وہ تمہارا عاشق، وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں کہہ کر باہر نکل گئی، جبکہ ربیہ ایک ملامت بھری نظر اس پر ڈال کر اجالا کے پیچھے نکل آئی۔ باتھ روم سے نکلتے ہی اس کی پہلی نظر اندر داخل ہوتی ربیہ پر پڑی۔ اس کے پیچھے داخل ہوتی افرا کو دیکھ کر اس کی مسکراہٹ ہونٹوں میں معدوم ہو کر رہ گئی۔ اب پلیز تم دونوں اپنا معاملہ کلیئر کرو، ہم کسی تیسرے کی وجہ سے اپنی دوستی خراب نہیں کر سکتے۔ ربیہ کے کہنے پر اس کی نظریں افرا کی طرف اٹھیں جو نم آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سوری اجالا، تم جانتی ہو میں نے یہ سب کچھ کسی بری نیت سے نہیں کیا، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا بات اس حد تک بڑھ جائے گی۔ میں تو صرف عام سے انداز میں بات کرتی تھی۔ پتہ نہیں ربیہ نے اس دن کیا لکھا تھا جو وہ افرا کو نارمل انداز میں دیکھتی ربیہ اپنی جگہ اچھل ہی پڑی۔ او پلیز، اب اپنی غلطی مجھ پر مت ڈالو، تم نے ہی شور مچا رکھا تھا، مجھے پسند ہے، میں نے صرف اس کا نام وغیرہ پوچھا تھا، اس کے بعد ساری باتیں تم نے کی ہیں۔ وہ اس حد تک آیا ہے، اور وہ تصویر وہ میں نے بھیجی تھی؟ ربیہ کے کڑے تیوروں کو دیکھ کر وہ بھی جارحانہ انداز میں اس کی طرف مڑی۔ اس تصویر میں اجالا اکیلی نہیں تھی، میں اور تم بھی تھے، پلیز تم لوگ تو لڑنا بند کرو۔ اجالا نے بے چارگی سے ان دونوں کو دیکھا۔ یقین کرو اجالا، اس نے کبھی بھی تصویر دیکھنے کے بعد مجھ سے ملنے کو نہیں کہا، بس میرا نام پوچھا تھا، لیکن میں ٹال دیتی تھی۔ اس دن کالج کے باہر اس نے ہم تینوں کو پہچان لیا تھا، اور پتہ نہیں کیوں وہ تمہیں ہی بلیک بیوٹی سمجھ رہا تھا۔ پہلے میں خاموش رہی، لیکن جب اسے ملنے کو کہا تب میں نے اسے صاف لفظوں میں بتا دیا کہ وہ غلط سمجھ رہا ہے، تم وہ نہیں۔ لیکن اب وہ میری بات ماننے کو تیار نہیں۔ اسے سر جھکا لیا۔ وہ بار بار تم سے ملنے کو کہہ رہا ہے، اب تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ اجالا نے اکتائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ تم اس سے ایک بار مل لو۔ اس کے پھر وہی بات دہرانے پر اسے ہونٹ بھینج کر خود کو کچھ سخت کہنے سے روکا تھا۔ میں تمہیں اپنا جواب بتا چکی ہوں، وہ سرد لہجے میں کہہ کر اپنے گیلے بال سکھانے لگی۔ میں بہت پرابلم میں ہوں اجالا، پلیز صرف تم ہی میری مدد کر سکتی ہو۔ کل تائی امی ثاقب کا پروپوزل لے کر آ رہی ہیں، گھر میں سب اکٹھے ہوں گے، اگر تم اس سے نہ ملی تو وہ میرے گھر آ جائے گا۔ ہچکیوں کے درمیان اسے بڑی مشکل سے بات مکمل کی تھی۔ اجالا حیرت سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ ربیہ نے بے ساختہ اپنا ماتھا پیٹا۔ تم اور کیا کیا کر چکی ہو افرا؟ ایک دفعہ ہی بک دو، یہ بار بار دھماکے کر کے ہمارا دل دہلانا بند کرو۔ میرا فون نمبر اس کے پاس ہے۔ تم فون پر بھی بات کرتی رہی ہو؟ ربیہ کو جھٹکا لگا۔ نہیں، بس اسے فون نمبر دیا تھا، اب میں نے انکار کیا تو وہ کہہ رہا ہے وہ ایڈریس معلوم کر کے خود پہنچ جائے گا۔ وہ اپنی سیٹ کنفرم نہیں کروا رہا ہے۔ میں بہت ڈر گئی ہوں، اس لیے میں نے اس سے کل ملنے کا وعدہ کیا ہے۔ وہ ایک بار پھر دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی، جبکہ وہ دونوں ہلنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ہاتھ سے چہرہ صاف کرتی ہوئی اجالا کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ تم جانتی ہو اجالا، عدنان بھائی کتنے سخت ہیں، اور بھابھی وہ تو پہلے ہی مجھ پر شک کرتی ہیں، اگر وہ واقعی آ گیا تو عدنان بھائی مجھے زندہ گاڑ دیں گے۔ تم صرف ایک بار میری خاطر اسے مل لو، میرا یقین کرو وہ واقعی امریکہ جا رہا ہے، پھر دوبارہ کبھی تمہارا اس سے سامنا نہیں ہوگا۔ اگر ایسا کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری میں لیتی ہوں۔ پلیز اجالا، میری خاطر تم مجھے بچا لو۔
اس نے اجالا کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے جبکہ وہ فق چہرہ لیے ربیہ کو دیکھ رہی تھی جو خود تذبذب کی کیفیت میں گری ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ 2 منٹ میں شاید 18ویں بار اس نے اپنی ارک آلود پیشانی ٹیشو سے صاف کی تھی جبکہ وہ اپنی کامتی ٹانگوں پر بمشکل کھڑی تھی۔ پلیز اجالا، افرا کی آواز پر اسے دھندلی ہوتی آنکھوں سے ربیہ کو دیکھا جو خود پریشان تھی۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو اس کی کانپتی آواز پر افرا نے تھوک نکل کر ادھر ارد گرد کا جائزہ لیا۔ وہ کالج سے کافی فاصلے پر بنے ایک ریسٹورنٹ کے باہر کھڑے تھے جہاں فرحات کو آنا تھا۔ کوئی نہیں دیکھتا، تم بس 5 منٹ میں آ جاؤ، ہم یہی ہیں۔ ربیہ نے اسے حوصلہ دیا تو وہ خوش کونٹوں پر زبان پھیر کر گلاس ڈور کو دیکھنے لگی۔ تم لوگ بھی چلو، اس نے کانپتے ہاتھوں سے ربیہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھامنے کی کوشش کی۔ ریسٹورنٹ کا دروازہ کھلتے ہی ٹھنڈی ہوا نے ان کا استقبال کیا، لیکن وہ تینوں اسے بے نیاز متوحش نظروں سے ارد گرد دیکھنے لگی۔ وہ سامنے، افرا اس کے کان کے پاس منمنائی تو اس کی نظریں بے ساختہ سامنے کی طرف اٹھیں۔ وہ اپنے پورے قد کے ساتھ کھڑا کافی نمایاں ہو رہا تھا۔ وہ دونوں دروازے کے ساتھ والی ٹیبل پر بیٹھ گئیں تو وہ مرے مرے قدموں سے اس کی طرف بڑھنے لگی۔ جوں جوں فاصلہ سمٹتا جا رہا تھا اس کی ٹانگیں بے جان ہوتی جا رہی تھیں۔ پلیز، گھمبیر آواز پر اسے چونک کر پلکیں جھپکی۔ وہ ٹیبل کے قریب پہنچ چکی تھی اور وہ کرسی کھینچے اس کے بیٹھنے کا منتظر تھا۔ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر بیٹھ گئی ورنہ شاید اگلے لمحے وہ زمین پر گری ہوتی۔ اپنی گرین فائل ٹیبل پر رکھے اپنا دایاں ہاتھ اور نظریں اس پر جمائے وہ سخت گھبراہٹ کا شکار تھی۔ دل کی دھڑکن اس قدر تیز تھی کہ اسے لگ رہا تھا وہ ابھی باہر نکل آئے گا۔ پانی پی لو۔ اب اس گھمبیر آواز میں شوخی کی رمق بھی تھی۔ ریلیکس ہو جاؤ یار، تم تو اتنا ڈر رہی ہو کہ مجھے خود پر کسی آدم خور کا گمان ہونے لگا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تو وہ کانپتے ہاتھوں سے سر پر ٹکے دوپٹے کو مزید صحیح کرنے لگی۔ جس طرح تم منع کر رہی تھی مجھے لگا تم ملو گے نہیں، تم کچھ بولو گی نہیں۔ اسے مسلسل خاموش دیکھ کر وہ پھر بولا، چیٹنگ سے تو مجھے لگا تھا تم بہت بولڈ ہو، لیکن اب تو بالکل الٹ نظر آ رہا ہے۔ اب تمہارا کیا نام لوں؟ پھولن دیوی، یہی نام بتایا تھا نا تم نے؟ وہ پھر ہنسا تو اب بھی وہ خاموش رہی۔ چلو پھر یوں ہی صحیح۔ اس کے کہنے پر وہ کچھ دیر تو اپنے ہاتھ کو ہی دیکھتی رہی، پھر اس کی خاموشی محسوس کر کے ڈرتے ڈرتے پلکیں اٹھائیں۔ وہ دایاں ہاتھ ٹھوڑی پر جمائے بڑے انہماک سے اسے دیکھ رہا تھا اور وہ جو اتنی مشکل سے اپنے آنسو کو روک پائی تھی وہ پھر اس کی آنکھوں میں جمع ہونے لگے۔ اس کی فائل کے دوسرے کونے پر ایک مضبوط ہاتھ نمودار ہوا تو اس نے تڑپ کر اپنا ہاتھ فائل پر سے اٹھایا۔ فائل اب کھسک کر دوسری طرف جا چکی تھی جبکہ وہ گھبراہٹ سے زیادہ حیرت کا شکار ہو کر اسے دیکھنے لگی جو اس کی فائل کھول کر پڑھ رہا تھا۔ اچانک اس نے فائل بند کر کے اسے دیکھا۔ یہ سب اتنی صورت سے ہوا کہ وہ نظریں بھی نہیں ہٹا پائی۔ میں تمہاری آواز سننا چاہتا ہوں اجالا۔ اس کے سر پر دھماکہ ہوا۔ فائل اٹھانے کا مقصد اس کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ اس نے خود کو بات کرنے کے لیے تیار کیا۔ اس طرح اس کے سامنے مزید بیٹھنا اپنا نقصان کروانے کے مترادف تھا۔ میں اس نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ بات کرنا پھر اس کے لیے مشکل ہونے لگا۔ آپ جیسا سمجھ رہے ہیں میں بالکل ویسی نہیں۔ اس نے بڑی ہمت کر کے یہ لائن بولی تھی۔ دوسری طرف سے ہلکا سا کہکا لگایا گیا تھا۔ تمہاری آواز بھی تمہاری طرح بہت پیاری ہے۔ اس نے پیاری پر زور دیا تو اس نے اب پوری گردن گھما کر افرا اور ربیہ کو دیکھا جو ان کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ اچھا تمہیں کیا لگتا ہے میں ہمیشہ لڑکیوں کو ریسٹورنٹ میں بلا سکتا ہوں؟ بالکل نہیں۔ میں آج پہلی بار کسی سے مل رہا ہوں اور تمہیں دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ میں نے تمہیں کافی پریشان کیا ہے، لیکن میری مجبوری تھی۔ میں 4 سالوں کے لیے امریکہ جا رہا ہوں اور جانے سے پہلے تم سے ملنا چاہتا تھا، سننا چاہتا تھا، دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ اس کا چہرہ تپنے لگا۔ میں اب جاؤں؟ وہ جلدی سے بولی تو اس نے فائل اس کے آگے سرکا دی، لیکن اس کا ایک سرا اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ تم میرا انتظار کرو گی؟ جی، وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میں تمہارے لیے واپس آؤں گا اور وہاں بھی تمہارا رہوں گا۔ کیا تم میری بن کر میرا انتظار کرو گی؟ وہ تو قسم و وعدوں پر اتر آیا تھا جبکہ وہ رو دینے کو تھی۔ اجالا، اس کے منہ سے اپنا نام اسے بہت عجیب لگا تھا۔ دل چاہا ساری مصلحت پر لعنت بھیج کر بھاگ جائے۔ اگلے ہی پل اپنے خیال کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی نیت شاید وہ بھی بھانپ گیا تھا۔ وہ ایک دم اٹھ کر اس کے سامنے آ گیا اور اس پل اس کی روح فنا ہو کر رہ گئی۔ اس نے دائیں طرف دیکھا، وہ دونوں اڑے ہوئے رنگوں کے ساتھ کھڑی ہو چکی تھی۔ میرا انتظار کرو گی؟ اجالا کی نظریں ذرا کی ذرا اٹھیں اور صرف اس کی سفید ٹی شرٹ کو ہی دیکھ سکیں۔ اپنے سامنے کھڑا شخص اسے ایک مضبوط دیوار کی مانند لگ رہا تھا، جیسے سامنے کھڑے ہو کر اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے ڈبڈبائی نظروں سے اسے دیکھا۔ وعدہ؟ اس کے بولنے پر اسے جلدی سے سر اس بات میں ہلایا اور بھاگنے کے انداز میں ریسٹورنٹ کا دروازہ عبور کیا تھا۔ باہر نکلتے گہرا سانس لے کر اسے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ ان دونوں کے باہر نکلنے سے پہلے وہ رکشہ روک چکی تھی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ شام کو وہ پھر اس کے سر تھیں۔
کیونکہ راستے میں اس نے ان سے کوئی بات نہیں کی تھی اور اب بھی اس میں بولنے کی ذرا سکت نہیں تھی۔ بولو بھائی، ربیہ نے بے چینی سے اس کا کندھا ہلایا۔ کچھ نہیں، 4 سالوں کے لیے امریکہ جا رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، ربیہ نے بے ساختہ شکر ادا کیا۔ وہ جب ایک دم تمہارے آگے آیا، میری تو جان نکل گئی تھی۔ میری خود نکل گئی تھی، افرا کے کہنے پر وہ بے ساختہ بولی۔ کہہ رہا تھا میرا انتظار کرنا۔ تم نے کیا کہا؟ کیا کہنا تھا؟ سر ہلا دیا۔ ٹھیک کیا، ویسے بھی 4 سال بہت ہوتے ہیں، لوگ 4 ماہ میں بھول جاتے ہیں۔ یہ بھی اسے صرف دورہ پڑا تھا۔ بھائی کو میں نے کہہ دیا ہے نمبر چینج کروا دیں۔ ویسے بھی میں نے آئی ڈی بلاک کر دیا ہے، نہ میں بات کروں گی اور نہ اب کوئی مسئلہ ہوگا۔ بڑی مہربانی تمہاری، افرا کے کہنے پر ربیہ نے ہاتھ جوڑ کر کہا، اور تم بھی پریشان ہونا بند کرو اور میری منگنی پر آنے کی تیاری کرو۔ افرا نے اجالا کو بازو کے گھیرے میں لے کر کہا تو وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھنے لگی۔ شروع میں تو وہ کافی پریشان رہی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ وہ بھی بھول گئی تھی۔ ٹیکسی سے باہر نکلتے ہی اس نے گہری سانس لیتے ہوئے ہوا کو اپنے اندر اتارا۔ ڈرائیور ڈکی سے سامان اتار دیا تھا، جبکہ پچھلی سیٹ پر رکھا بیگ اور ٹرالی وہ خود تھام چکا تھا۔ سب ویسے کا ویسا ہی ہے۔ دور تک سنسان سڑک اور بند گیٹوں کو دیکھ کر اسے بے ساختہ سوچا تھا۔ ٹیکسی والے کو روپے دے کر جو ہی اس نے گیٹ پر ہاتھ رکھا وہ کھلتا چلا گیا۔ وہ باری باری سارے بیگ اندر لانے لگا۔ فرحاد بھائی! اپنے نام کی چیخ پر اسے چونک کر سامنے دیکھا، جہاں ردا کتابوں کا ڈھیر تھامے حیران کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ ہلانے پر جیسے وہ ہوش میں آئی۔ پھپھو، ابو، فہد جلدی آئیں، دیکھیں کون آیا ہے۔ وہ ایک دم زور زور سے چیخنے لگی تو فرحاد مسکراتے ہوئے گیٹ بند کرنے لگا۔ جب تک وہ برآمدے میں پہنچا، شائستہ کے ساتھ فہد باہر آ چکا تھا۔ میرا بچہ! اسے دیکھتے ہی شائستہ بے اختیار اس کے گلے لگی تھی۔ ان سے مل کر وہ سیدھا فہد کے گلے لگا تھا۔ کیا شور مچا رکھا ہے! تبھی ہمایوں صاحب غصے میں باہر نکلے اور اسے دیکھ کر وہ بھی حیران کھڑے رہ گئے۔ السلام علیکم مامو جان۔ وہ شرارت سے مسکراتا وہ ان کے آگے جھکا تو انہوں نے بے ساختہ اسے گلے لگا لیا۔ ابھی 3 دن پہلے تو تم سے بات ہوئی تھی، اگر آنا تھا تو بتایا کیوں نہیں؟ اس سے الگ ہوتے ہی وہ اپنے مخصوص انداز میں بولے تو اس نے فہد کو دیکھا۔ یہ بالکل نہیں بدلے۔ تمہارا کیا مطلب ہے؟ تمہاری جدائی میں بدل جاتا؟ ہونا تو چاہیے تھا، وہ زیر لب کہتے ہوئے اندر کی طرف بڑھنے لگا۔ فرحاد بھائی، آپ تو 4 سال بعد آنے والے تھے، ابھی تو 3 سال بھی نہیں ہوئے۔ بس یار، دل ہی نہیں لگا، وہ قالین پر لیٹا اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ چائے؟ ردا کی آواز پر وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ جیتی رہو بیٹا، وہاں تمہاری یہ چائے بڑی یاد آتی تھی۔ اس کی تعریف پر ردا خوش ہو گئی تھی۔ فرحاد بھائی، میری چیزیں لائے ہیں؟ سارا کچھ تمہارا ہی تو ہے۔ نہیں، جو میں نے آپ سے کہا تھا۔ اوہ سوری، وہ لسٹ تو جاتے ہی مجھ سے گم ہو گئی تھی۔ فرحاد کے کہنے پر ردا کی ساری مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ اسے ناراض دیکھ کر وہ کہکا لگا کر ہنسنے لگا۔ کیوں تنگ کر رہے ہو فرحاد؟ شائستہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ جاؤ فہد، بیگ اندر لے آؤ، اگر ردا مجھ سے ناراض ہو گئی تو مجھے ساری رات ویسے ہی نیند نہیں آئے گی۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تو شائستہ نے بڑے پیار سے اسے اور ردا کو دیکھا تھا۔ وہ موسم کی مناسبت سے شلوار سوٹ لینے نکلا تھا، لیکن پچھلے آدھے گھنٹے کی خواری کے باوجود اسے کوئی شلوار قمیض پسند نہیں آ رہی تھی۔ اجالا کی پکار پر ہینگر کی طرف بڑھتا اس کا ہاتھ وہیں رک گیا، جبکہ نظریں بے ساختہ اس آواز کی سمت مڑی اور پھر ساکت ہو گئیں۔ وہ وہی تھی جس سے ملنے کے لیے وہ کب سے بے چین تھا۔ وہ بے اختیار اس کی طرف دیکھے گیا۔ ہوشتب آیا جب وہ دروازہ کھول کر باہر نکل رہی تھی۔ وہ جلدی سے ہینگر ہک میں ٹکا کر دروازے کی طرف بھاگا، تبھی کسی نے اس کا بازو تھاما اور پھر گلے لگ گیا۔ اس افتاد پر وہ تلملا کر رہ گیا۔ کہاں پاگل سانڈ کی طرح بھاگے جا رہے ہو تم؟ فرحاد الگ ہوتے ہی حیرت سے اسے دیکھا۔ تم کب آئے؟ وہ فرحاد سے پوچھ رہا تھا۔ 2 ہفتے ہوئے ہیں۔ اور عدیل صاحب، آپ یہاں پاکستان میں کیا کر رہے ہیں؟ اس کے طنزیہ لہجے پر وہ ہنسنے لگا۔ میں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، ممی پیچھے پڑی تھی، شادی کر لو سو آ گیا، ورنہ تم جانتے ہو مجھے رہنا تو وہی ہے، ورنہ اتنی مشکل سے جو نیشنلٹی لی ہے اس کا اچار ڈالنا ہے۔ شادی؟ اس کی لمبی تقریر میں سے فرحاد ایک لفظ پر ہی اٹک کر رہ گیا۔ کس کی قسمت پھوڑ رہے ہو؟ فرحاد نے مصنوعی دکھ سے اسے دیکھا۔ لو، میرے ساتھ شادی کر کے قسمت پھوٹے گی نہیں بلکہ جاگ جائے گی۔ نیشنلٹی ہولڈر داماد انہیں مل رہا ہے، اور کیا چاہیے؟ واقعی تمہاری مزید کوالٹی کا انہیں اندازہ جو نہیں ہوگا۔ چھوڑو یار، عدیل نے جلدی سے اس کی بات کاٹی۔ اور وہ سوزی تمہیں اب بھی بڑا یاد کرتی ہے، کتنے بے وقوف تھے تم یار، وہ خود تمہارے پیچھے آتی تھی اور تم آگے آگے بھاگتے تھے۔ او بھائی، مجھے تو تم معاف رکھو۔ فرحاد نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے۔ میں بڑا فیئر سا بندہ ہوں، میری پہلے سے کسی سے کمٹمنٹ ہے اور مجھے شادی بھی اسی سے کرنی ہے۔ پتا ہے مجھے، وہاں تمہارے ساتھ رہ کر تو کبھی کبھی مجھے لگتا تھا میں واقعی کسی فرحاد کے ساتھ رہ رہا ہوں جس کی شیریں پاکستان میں رہ گئی ہے۔ فرحاد نے اس کی بات پر دل کھول کر کہکا لگایا تھا۔ پھر کب اپنی شادی میں بلا رہے ہو؟
जल्द ही, और ये काम और भी जल्द हो जाता अगर लानती इंसान अगर आज तुम बीच में ना आए होते। अचानक याद आने पर वो एक बार फिर दांत पीस कर बोला, चलो गुस्सा थूक दो, और ये मेरा कार्ड है। आज मून होटल में मेरी मंगनी है, तुम्हें जरूर आना है। और बहाना मुझे कोई नहीं सुनना। उसका कार्ड लेते हुए अदील ने कहा तो वो उस बात में सर हिलाता हुआ वापस मुड़ गया। शाइस्ता ने जो ही अंदर कदम रखा, खुशबुओं ने उनका इस्तकबाल किया। कहाँ की तैयारी है? उन्होंने मुस्कुराकर फरहाद को देखा। वो, अम्मी आपको अदील के बारे में बताया था ना, मेरे साथ अमेरिका में रूममेट था। उसकी मंगनी है, वहां जा रहा हूँ। कैसा लग रहा हूँ? उसके पूछने पर शाइस्ता ने मुस्कुराकर उसे देखा, जो ब्लैक शलवार कमीज में बहुत अच्छा लग रहा था। शलवार कमीज तुम्हें सूट करती है। वो हंस पड़ा। बड़ी अच्छी तारीफ की है आपने, सारा क्रेडिट तो आपने शलवार कमीज को दे दिया। अब वो मुस्कुराते हुए वॉलेट में पैसे चेक कर रहा था। तुम भी शादी कर लो, ने की, और पूछ पूछ। वो मुस्कुराता हुआ आईने में से उन्हें देखने लगा। रिदा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उसके मुस्कुराते होंठ एक लम्हे में सिकुड़े थे। वो झटके से उनकी तरफ पलटा। क्या मतलब? भाई मतलब ये कि मुझे रिदा पसंद है तुम्हारे लिए। अम्मी? वो हैरत से सुन खड़ा रह गया। अम्मी, रिदा को मैंने कभी उस नजर से नहीं देखा। वो मेरी बहन है। उसके चेहरे के तासुरात इतने संजीदा थे कि वो परेशानी से उसे देखने लगी। कजन ऐसे ही होते हैं फरहाद। रिदा के बारे में तुम अब सोच सकते हो। बिल्कुल नहीं अम्मी, मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता। उसके सख्त और दो टोक लहजे पर वो चुप की चुप रह गईं। उन्होंने कभी भी फरहाद को इस लहजे में बात करते नहीं सुना था। शायद उसे भी अपने सख्त लहजे का एहसास हुआ था। वो गहरा सांस लेकर उनकी तरफ बढ़ा। सॉरी। उनके कहने पर उन्होंने गौर से उसका चेहरा देखा। मैं और तुम्हारे मामू ऐसा चाहते हैं। उन्होंने आपसे खुद ऐसा कहा है? नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ। वह परेशान होकर टहलने लगा था। फरहाद, ये कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? उसके अंदाज उन्हें कुछ सोचने पर मजबूर कर रहे थे। आपने रिदा से पूछा? तुम कोई जवाब दो तो मैं फिर रिदा से पूछूंगी ना। अभी मुझे देर हो रही है, बाद में बात करते हैं। वो उन्हें बात करने का मौका दिए बगैर बाहर निकल गया। अचानक सारा मूड गारत हो गया था। अब उसका अदिल की तरफ जाने का कोई मूड नहीं था। उसे कहाँ ढूंढूं? वो गाड़ी से टेक लगाकर सामने दीवार को देखने लगा। उसका कहीं कोई निशान नहीं था। एक फोन नंबर था जिस पर कोई राब्ता नहीं हो पा रहा था। ईमेल एड्रेस था जहां वो इस अरसे में मेल्स करता रहा था, लेकिन उसकी एक भी मेल का जवाब नहीं आया था। बस इतना जानता था कि वो आज भी उसी शहर में है। क्या करूं? उसने गुस्से से मुक्का गाड़ी के बोनेट पर दे मारा। कुछ देर बाद वो रिदा के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। अरे फरहाद भाई! उसे अपने कमरे के बाहर खड़ा देखकर वो हैरान हुई। मैं अंदर आ सकता हूँ? उसने मुस्कुराने की कोशिश की थी। आए ना। रिदा हैरान होती पीछे हट गई। कमरा अच्छा डेकोरेट किया है तुमने। कमरे के वस्त में खड़े होकर उसने जायजा लेते हुए कहा। तो रिदा हैरत से उसे देख रही थी। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। फरहाद ने बात करने के लिए तमहीद बांधी तो वो खामोशी से उसे देखने लगी। प्लीज रिदा, तुम मुझे गलत ना समझना और ना इसे अपनी इंसल्ट समझना। रिदा की आंखों में अब उलझन थी। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहन समझा है, बल्कि बहनों से भी ज्यादा। रिदा को एक पल लगा था बात समझने में। जबकि अम्मी चाहती है मैं तुमसे। वो होठों पर जुबान फेरता हुआ रुक गया। मैं किसी और को पसंद करता हूँ रिदा। अगर मैं कहीं और कमिटेड ना होता तब भी मैं तुम्हें किसी और रिश्ते में कबूल नहीं कर सकता। उसने गहरा सांस लेकर जैसे खुद को पुरसकून किया। फरहाद भाई, मैंने आपको बिल्कुल फहद की तरह समझती हूँ, बल्कि आप तो मुझे फहद से ज्यादा प्यार करते हैं। उस दिन फूफो ने कुछ बात की तो थी, तब से मैं खुद परेशान थी। अच्छा हुआ आपने खुद बात कर ली, वरना मैं शायद सोचती रह जाती। फरहाद अब हैरत से उसे देखने लगा। दिल से आहिस्ता आहिस्ता कोई बोझ सिरक रहा था। सिर्फ आप हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। अब आप प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा और ना टिपिकल भाइयों वाला रोल अदा करना। वो अब उलझन में मुब्तला होने की बारी अब फरहाद की थी। वो आपके दोस्त हैं नजम, वो अपने घर वालों को भेजना चाहते हैं। क्या? रिदा की बात पूरी होते ही वो चीख उठा। मैं उसे घर वालों का ख्याल रखने को कहकर गया था। मेरे पीछे वो ये काम करता रहा है। प्लीज फरहाद भाई, मैंने कहा था। आप गलत ना समझना, वो बिल्कुल सही तरीके से मेरा प्रपोजल लाना चाहते हैं। बस आपसे डर रहे थे। क्या डर है? फरहाद अब रिलैक्स होकर बोला था। तुम्हें पसंद है? रिदा के सर झुकाकर मुस्कुराने पर वो खुलकर हंस हंस पड़ा। बेफिक्र रहो, सब तुम्हारी मर्जी के मुताबिक होगा। वैसे भी नजम पर मैं इतना यकीन कर सकता हूँ कि अपनी बहन का हाथ उसे दे सकूं। वो उसके सर पर हाथ रखते हुए बोला तो वरना आंखों के साथ उसे देखने लगी। आप बहुत अच्छे हैं फरहाद भाई। जानता हूँ। वो उसके सर पर चपत लगाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। भाभी से कब मिलवा रहे हैं? रिदा की शोख आवाज पर उसके कदम रुक गए। बहुत जल्द। उसने मुस्कुराकर रिदा को देखा और दरवाजा अबूर कर गया। हाथों में बुके थामे वो अदील के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच चुका था और गैदरिंग बता रही थी वो ठीक जगह पर पहुंचा है। दुल्हन स्टेज की तरफ ले जाया जा रहा था। मूवी वाले बड़े मुस्तैद अंदाज में फोकस कर रहे थे। वो अदील को
देख कर मुस्कुराने लगा, जो पुरशौक नजरों से अपने होने वाली मंगेतर को देख रहा था। वो भी देखने के लिए आगे बढ़ा। जब स्टेज पर चढ़ रही थी, अगले ही पल उसे झटका लगा। नहीं, उसका सर बेसाख्ता नफी में हिला। ये कैसे हो सकता है? उसने जोर से आंखें मीची, लेकिन चेहरा नहीं बदला। बदला था। मूवी की तेज रोशनी में वो जगमगाता हुआ चेहरा वही था, और अब अदील ने अंगूठी पहनाने को उसका हाथ थामा था। भूखे पर उसकी गिरफ्त सख्त हो चुकी थी। उसकी नजरें उसके चेहरे पर जमी थीं, जहां मुसलसल शर्मीली सी मुस्कान सजी थी। वो इस वक्त खुद को एक अलाव में दहकता हुआ महसूस कर रहा था। उसे लगा कुछ देर वो और रुका तो सब कुछ तहस नहस कर देगा। वो 2 कदम पीछे हटा और फिर झटके से मुड़कर बाहर निकलता चला गया। बाहर आकर भी उसकी हालत में कोई फर्क नहीं आया था। मैं उसने एक नज़र हाथ में थामे सुर्ख गुलाबों के बुके को देखा, और अगले ही पल पूरे जोर से उसे दीवार पर दे मारा। वो तेजी से कार की तरफ बढ़ा। अगले ही पल उसकी गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। मुबारक हो जनाब। इफ़रा की शौक आवाज़ पर वो मुस्कुराहट दबाती एल्बम पर झुक गई। तस्वीरें आ गईं, जबकि रबिया ने झपटने के अंदाज में उसके हाथ से एल्बम खींची थी। वाह उजाला, तुम्हारी तस्वीरें तो बहुत ज़बरदस्त आई हैं। आदिल भाई भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। इन दोनों के तबसरे शुरू हो चुके थे। वो उनके खाने पीने का बंदोबस्त करने बाहर निकल गई। जब वो वापस आई, कमरा इन दोनों के कहकों से गूंज रहा था। आहिस्ता हंसो, ऐसा कौन सा अजूबा देख लिया तुम लोगों ने? ये तुमने अपनी होने वाली नंदों और सास को नहीं देखा? किसी अजूबे से कम है? बको मत। उजाला ने एक नजर तस्वीर पर डालकर मसनूई गुस्से से उन्हें टोका, तो वह दोनों हंस पड़ी। आंटी से अभी ताजा ताजा इत्तला मिली है कि तुम्हारी सास को अरेंजमेंट पसंद नहीं आई थी। अभी मंगनी को 1 हफ्ता नहीं हुआ और वो खुलना शुरू हो गई। इफरा के तबसरे पर उसे गहरा सांस लिया। अच्छा, शादी का कब तक कह रहे हैं? अनिल को वापस अमेरिका जाना है, इसलिए वो लोग चाहते हैं 2 माह तक शादी हो जाए। हाय उजाला, तुम कितनी खुशकिस्मत हो। 2 माह तक शादी? हमें देखो, बचपन की मंगनी के बावजूद अभी तक बैठे हैं। रबिया के अफसोस भरे अंदाज पर इफरा जैसे फट पड़ी। तुम तो बहुत फिर बेहतर हो। मुझे देखो, 1 साल से निकाह करवा कर बैठी हूँ। इफरा के अंदाज पर वो दोनों हंस पड़ी। तो इसे किसने कहा था डेनमार्क जा बैठे? अब साकिब को इल्हाम नहीं होते। वो उनके हंसने पर जल भुन कर बोली। वैसे यार, मुझे तुम्हारी सास पसंद नहीं आई। रबिया ने तस्वीर देखकर एक बार फिर तबसरा किया। क्या फर्क पड़ता है, अदील तो अच्छे हैं ना। अच्छा, इन दोनों ने अच्छा को लंबा खींचा था। ये तुम्हें कब पता चला? कल सुमेरा से बात हो रही थी तो अदील से भी हुई। क्या? वो दोनों चीखी। क्या यार, सिर्फ सलाम दुआ। पापा आ गए थे इसलिए मैंने फोन बंद कर दिया। अच्छा, इसका मतलब है टेलीफोनिक का रब्ता चलेगा। हो सकता है। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। वो बेड पर औंधा लेटा था जब उसके सेल फोन की बिप बजी। उसने बेजारी से फोन उठाया, लेकिन स्क्रीन पर जगमगाता नंबर देखकर उसकी बेजारी गुस्से में बदल गई। उसे फोन परे धकेल दिया, लेकिन मुसलसल बजती बेल उसे दिमाग पर किसी हथौड़े की तरह महसूस हो रही थी। उसे फोन ऑन करके कान से लगा लिया। कहाँ गुम हो तुम? कब से फोन कर रहा हूँ, और तुम मंगनी पर क्यों नहीं आए? उसके हेलो कहते ही दूसरी तरफ से अनिल की चहकती हुई आवाज आई तो फरहाद बमुश्किल कह सका, बस कुछ तबीयत खराब थी। तुम सुनाओ। जवाबन दूसरी तरफ से ठंडी आ भरी गई। कुछ खास नहीं यार, मामा और सुमेरा मेरी फ्योंसी के साथ शॉपिंग पर गई हैं। मेरा भी इतना मूड था, लेकिन मामा ने मना कर दिया। फरहाद एकदम उठकर बैठ गया। कहाँ से शॉपिंग कर रही हैं आंटी? आपकी उसका लहजा मीठा था। ये लिबर्टी मार्केट तक गए हैं। ओह! उसने एकदम जैसे कोई फैसला किया, और फिर इधर-उधर की 2-3 बातों के बाद उसे फ़ोन बंद कर दिया, और अब पूरे 20 मिनट बाद वो लिबर्टी मार्केट में खड़ा था। उजाला, तुम यहाँ देखो, अगर कोई ड्रेस पसंद आता है तो मुझे बताओ, मैं दूसरी साइड पर देखती हूँ। सुमेरा के कहने पर वो मुस्कुराकर हैंगर में लटके कपड़े देखने लगी। नीला सूट उसे पसंद आया था, लेकिन उसकी कीमत देखकर उसे उसे छोड़ दिया। अपने करीब किसी की मौजूदगी का एहसास होते ही उसने दसदीदा नजरों से देखा। पास खड़ा वजूद बुलंद कामत था। उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ तो वो सर झटक कर आगे बढ़ने लगी, लेकिन उसे मुसलसल अपने पीछे महसूस करके उसे अब घबराहट होने लगी थी। उसने अपने इर्द गिर्द का जायजा लिया। आस पास कोई नहीं था। वो वापस जाने के लिए मुड़ी तो धक से रह गई। इस चेहरे को पहचानने में उसे 1 सेकंड भी नहीं लगा था। पहचाना? मुकाबिल का लहजा आंच देता हुआ था। वो झुलस कर रह गई। उसके चेहरे पर उड़ती हवाइयां साफ बता रही थी वो पहचान चुकी है। मैं आपको नहीं जानती। बड़ी मुश्किल से उसके हलक से कांपती हुई आवाज बरामद हुई थी, तो वो तंजिया अंदाज में मुस्कुरा दिया। बड़ी कमजोर याददाश्त है तुम्हारी। ओह सॉरी, तुम्हारी मंगनी की मुबारकबाद तो दी ही नहीं मैंने तुम्हें। उजाला रूहांसी होकर इर्द गिर्द देखने लगी। इस तरफ आती दो दो खवातीन को देखकर अचानक उसमें हौसला पैदा हुआ था। रास्ता छोड़े मेरा, मैंने कहा ना मैं आपको नहीं जानती। उसके तेज लहजे पर वो लोग भी उनकी तरफ मुतवज्जे हो गए थे। फरहाद ने मुड़कर पीछे देखा और एक सुलगती हुई नजर उस पर डालकर वापस मुड़ गया, जबकि वो कितनी देर तक साकित खड़े होकर अपने हवास बहाल करती रही।
कोई ड्रेस पसंद आया? सुमेरा ने उसके करीब आकर पूछा तो वो खाली नजरों से उसे देखने लगी। क्या हुआ? इतनी पीली क्यों हो रही हो? पता नहीं, चक्कर आ रहे हैं, घर चले। उसकी घबराई हुई आवाज पर सुमेरा ने इस बात में सर हिला दिया। आप अंदर आए ना। घर के सामने खड़े होकर उसने उन लोगों को अंदर आने की दावत दी थी। आज तो देर हो गई है, अगली दफा आएंगे। सुमेरा के मुस्कुराने पर वो भी मुस्कुरा दी। अपनी घबराहट में उसने कुछ फासले पर खड़ी सफेद मरगला पर गौर ही नहीं किया जो मार्केट से उनके पीछे लगी थी। वो तीनों अपनी जगह बिल्कुल खामोश बैठी थी। उसने तो कहा था वो 4 साल बाद आएगा। सबसे पहले रबिया ने खामोशी को तोड़ा था। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि वो तुम तक पहुंचा कैसे और उसे तुम्हारी मंगनी का कैसे पता चला। इफ्रा के हैरान अंदाज पर वो पुरसोच अंदाज में फर्श को घूरती रही, जो खुद इस बात पर हैरान थी। कम ऑन उजाला, अब इतनी परेशानी वाली भी कोई बात नहीं। रबिया ने उठकर उसे बाजू के घेरे में लिया तो उसने परेशानी से सर हिलाया। रबिया, मैं तुम्हें बता नहीं सकती उस वक्त उसका चेहरा कैसा हो रहा था। जैसे उसने एक झुरझुरी ली। अगर वो पब्लिक प्लेस में ना होता तो पता नहीं क्या कर देता। मुझे बहुत डर लग रहा है। उसका लहजा भराया तो रबिया ने अपना घेरा मजीद तंग कर लिया। पागल हो तुम, कुछ नहीं होगा। आज इस बात को इतने दिन हो गए हैं, कुछ हुआ नहीं है। हुआ नहीं ना? अब तुम भी इस बात को सर पर सवार मत करो। ऐसा करते हैं, कल शॉपिंग पर चलते हैं, तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। इफ्रा ने उसका गाल थपथपाया तो वो फीके से अंदाज में मुस्कुरा दी। इतनी धूप में भी तुम लोगों को चैन नहीं? उन्होंने गुस्से से जूते के स्ट्रैप बंद करती उजाला को देखा। अब जाओगी कैसे? वो दोनों तो निकल गई हैं। मुझे पता है वो कौन सी दुकान पर होंगी, मैं यहाँ से रिक्शा लूंगी। अकेली जाओगी? जाहिर सी बात है। वो जल्दी से पर्स उठाकर बाहर की तरफ भागी थी। पिछले 10 मिनट से वो सड़क पर खड़ी थी और दूर दूर तक किसी रिक्शे के आसार नजर नहीं आ रहे थे। गरम लू के थपेड़ों ने वैसे ही आधा मुंह झुलसा दिया था और पीछे से साइड पर खड़े फजूल लड़कों का ग्रुप वो अच्छी खासी कोफ्त का शिकार हो रही थी। आखिरकार उसने टैक्सी में बैठने का फैसला कर लिया जो कब से दाएं तरफ खड़ी थी। अनारकली। उसके बैठते ही टैक्सी स्टार्ट हो गई थी। उसने मुड़ कर देखा, वो लड़के अब भी वहीं खड़े थे। बदतमीज, वो बुड़बुड़ा कर रह गई। तभी उसे याद आया, किराए की बात तो उसने की ही नहीं। चलो उतर कर लूंगी। खुद ही सोचकर वो मुतमईन हुई, लेकिन टैक्सी की हद दर्जा तेज रफ्तारी पर वो कुछ परेशान होकर बाहर देखने लगी। लेकिन जब टैक्सी अनजाने रस्तों पर दौड़ने के बाद गैर आबाद और सुनसान इलाके में दाखिल हुई तो वो जैसे होश में आई। ये आप कहाँ जा रहे हैं? उसके चीखने पर मुतलिक कोई असर नहीं हुआ था। टैक्सी रोके। अब कि उसकी आवाज भर आ गई थी। वो अब अभी टैक्सी का दरवाजा खोलने वाली थी जब टैक्सी झटके से रुक गई। उसे ड्राइविंग सीट की तरफ देखा, लेकिन वो शख्स बाहर निकल चुका था। वो अभी संभली भी नहीं थी जब उसकी तरफ दरवाजा खुला और जिस शख्स का चेहरा उसके सामने आया था वो हिलने के काबिल नहीं रही थी। नीचे उतरने की जहमत करेंगी आप? उसके तंजिया अंदाज पर वो अपने हवासों में वापस आई। बिल्कुल नहीं। मर्जी है तुम्हारी। वो उसके साथ बैठ गया तो वो तेजी से दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी कि उसने उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ छोड़े मेरा। वो पूरा जोर लगाकर अपना हाथ खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस लंबे चौड़े शख्स पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। हाथ छोड़े वरना मैं शोर मचा दूंगी। शौक से वो इत्मीनान से बोला, लेकिन जबकि आगे का सोच सोच कर उसकी सांसें रुक रही थीं। क्यों लाए हैं आप मुझे यहाँ? उसकी आंखें आंसुओं से भर चुकी थीं। तुम्हारी कमजोर याददाश्त का इलाज करने। वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन वो लॉक्ड था। कोई फायदा नहीं, ये दरवाजा मेरी मर्जी से खुलेगा। मुझे घर जाना है। उसके आंसू में अब रवानी आ गई थी। आराम से बात करते हैं। उस दिन के बरक्स आज वो काफी पुरसकून लग रहा था। पहचाना मुझे? वो उसकी आंखों में देखकर बोला तो उसका सर इस बात में हिला। मेरा नाम याद है? उसके अगले सवाल पर उसे सर झुका दिया तो आंसू कतरा कतरा उसकी गोद में गिरने लगे। चलो कोई बात नहीं, आज के बाद नहीं भूलोगी। बल्कि मुझे यकीन है मेरे नाम के अलावा तुम्हें कोई और नाम याद रहेगा भी नहीं। जबकि उसकी सुई आज के बाद पर अटक कर रह गई। मैं तुमसे एक वादा लेकर गया था, वो भी तुम्हें याद है कि याद करवाऊं? और इस लम्हे उजाला हर बात भूल गई थी। सिर्फ याद था तो अपनी इज्जत की हिफाजत। मैंने आपसे तब भी कहा था, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने आपसे कभी चैट नहीं की। आपसे चैटिंग मेरी कज़न करती थी। मुझे तो पता भी नहीं आपकी उससे क्या बात होती थी। जब आपने उससे मिलने को कहा तो वो डर गई थी कि आप उसके घर ना पहुंच जाए। उससे कहा कि मैं आपसे मिल लूं, आप अमेरिका जा रहे हैं। उसके बाद आप भूल जाएंगे। मैं उसके कहने पर मिली थी। मैं आपको नहीं जानती। वो जल्दी जल्दी बोलती चली गई, जबकि इस दौरान वो उस पर नजरें जमाए पूरी तवज्जो से उसे सुन रहा था। ये बात उस दिन तुम मुझे बता सकती थी। मैं भी डर गई थी। वो अब आराम से बोली, शायद उसके ठंडे लहजे का कमाल था। मैं चैट की बात नहीं कर रहा। मुझसे वादा तुमने किया था ना? उजाला ने कोई जवाब देने के बजाय सर झुका लिया। वादा तुमने किया था ना? अचानक उसने दरमियान में पड़ा पेप्सी का खाली टिन उठाकर बाहर फेंका। उसने मुंह पर हाथ रखकर अपनी बेसाख्ता चीख को रोका था। मुझे नहीं याद।
مجھے نہیں یاد چیٹنگ میں کیا تھا، مجھے صرف تمہاری شکل یاد تھی اور وہ ملاقات جو میں نے امریکہ جانے سے پہلے تم سے کی تھی، نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں۔ پورا 1 سال، 1 ماہ، 2 ہفتے، 3 منٹ 53 سیکنڈ میں نے تمہیں سوچا ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا میں تمہارا بن کر جا رہا ہوں، میں تمہارا بن کر رہوں گا، اور تم نے منگنی کروا لی۔ تمہارے لیے میں وقت سے پہلے آ گیا، مجھے لگا تم لڑکی ہو، تمہاری مجبوریاں ہوں گی، تمہیں باؤنڈ کر کے میں نے اچھا نہیں کیا، اور تم اس سے زور سے کہا تو اجالا نے آنکھیں بند کر لی۔ میری اتنی محبت کا جواب ایک دھوکہ، کم از کم میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ وہ سیدھا ہوا۔ میں نے پہلی بار کسی لڑکی سے محبت کی، اور وہ بھی پوری ایمانداری سے، اور تم اور تمہاری دوستوں نے مجھے بے وقوف بنایا۔ تم لوگوں کو لگا میں فلرٹی ہوں جو دنیا کے کاموں میں مصروف ہو کر تمہیں بھول جاؤں گا۔ خود کلامی کر رہا تھا جبکہ وہ برستی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس نے رک کر گہری نظر اجالا پر ڈالی تو وہ اپنی جگہ کام کر رہ گئی۔ وہ کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا، یہاں تک کہ موجودہ فاصلہ صرف 1 قدم کا رہ گیا۔ اب تم بتاؤ، اس وعدہ خلافی کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ کیا کروں تمہارے ساتھ؟ وہ جھک کر اس کی جھکی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ اسے سارا کمرہ چکراتا محسوس ہو رہا تھا۔ دل کو جو دھڑکا لگا تھا وہ بے جان نہیں تھا، کسی لمحے کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ نظریں اٹھانے کی غلطی اس نے نہیں کی تھی۔ اس کے مسلسل خاموشی پر وہ اکتا کر بولا، بولو کیا کروں؟ وہ یکدم چلایا تو وہ کانپ اٹھی۔ مجھے گھر جانا ہے۔ ٹھیک ہے، اجالا نے جھٹکے سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میرے پاس تمہارے لیے 2 آپشن ہیں، جس میں سے ایک تمہیں ہر صورت میں قبول کرنا ہے۔ پہلا آپشن، تم ابھی اور اسی وقت مجھ سے نکاح کرو گی۔ کچھ دیر کے لیے تو وہ بولنے کے قابل ہی نہیں رہی۔ نہیں، کافی دیر بعد اس کے منہ سے نکلا، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ تھوک نگل کر بولی تو فرحاد نے بھووں کو جنبش دی۔ جیسی تمہاری مرضی، میں نے تمہیں آسان آپشن دیا تھا، ایک اور آپشن بھی ہے میرے پاس، تمہیں پسند تو نہیں آئے گا لیکن مجبوری ہے، میں اپنی بے عزتی معاف نہیں کر سکتا۔ چلو اٹھو۔ فرحاد نے اس کا بازو کھینچ کر اسے کھڑا کیا۔ کہاں؟ اس کے جارحانہ انداز پر وہ سہم کر بولی، کیا ہوا؟ اٹھا کر لے جاؤں؟ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا تو وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر بلند آواز میں رونے لگی۔ مجھے معاف کر دیں۔ معاف کرنے کا وقت گزر چکا ہے، فیصلے کا اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے۔ شام ہونے والی ہے، دیر کرو گی تو تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد بولا، پھر کیا سوچا؟ میرا خیال ہے تمہیں پہلا والا آپشن ٹھیک لگا ہے۔ وہ مسکراتا ہوا جھک کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ نکاح نامہ ساتھ لایا ہوں، فل کر دیا ہے، تمہارے بارے میں ساری انفارمیشن ہے میرے پاس، پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتی ہو۔ اس نے پیپر آگے بڑھائے مگر وہ بدستور زمین کو گھورتی رہی۔ یہاں سائن کرو۔ اس نے ایک جگہ انگلی رکھی تو اس نے ڈبڈبائی نظروں سے پورے صفحے پر پھیلے اس کے ہاتھ کو دیکھا اور بے جان ہوتے ہاتھوں سے سائن کر دیے۔ دوسرا اور پھر تیسرا۔ وہ بالکل خالی ذہن تھی، جہاں جہاں وہ انگلی رکھتا جا رہا تھا وہ اپنا نام گھسیٹتی جا رہی تھی۔ مولوی صاحب کا انتظام اتنی جلدی ممکن نہیں تھا، پر فکر مت کرو، کل کورٹ میں یہ نکاح نامہ جمع کروا دوں گا، مولوی اور گواہوں کے دستخط سمیت۔ اور وہ اب پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تم میری ہو اجالا، اچھی طرح دماغ میں بٹھا لو، اور مجھے امید ہے اب یہ نام تم کبھی نہیں بھولو گی۔ وہ دونوں ہاتھ فرش پر ٹکائے کر ٹانگیں سیدھی کر کے بہت ریلیکس اور خوشگوار موڈ میں نظر آ رہا تھا۔ چلو تمہیں گھر چھوڑ آؤں۔ وہ ابھی تک سکتے کی کیفیت میں بیٹھی تھی۔ او ٹیکسی اسٹارٹ کر کے بولا، دیکھو تمہاری خاطر مجھے کیا کیا بننا پڑ رہا ہے۔ اس دن مارکیٹ سے تمہارے گھر تک پیچھا کیا، پھر 5 دن ٹیکسی ڈرائیور بن کر کھڑا رہا کہ کبھی تو تم باہر نکلو گی، اور آج دیکھو قسمت نے میرا ساتھ دے ہی دیا۔ وہ بڑے مگن انداز میں ڈرائیو کرتا ہوا اسے بتا رہا تھا، تم بولتی بہت کم ہو اجالا، خیر میرے ساتھ رہو گی تو بولنے کے ساتھ ہنسنا بھی سیکھ جاؤ گی۔ آفٹر آل عمر بھر کا رشتہ بن چکا ہے۔ اسے ذرا سا گردن گھما کر اسے دیکھا جو سر جھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ گھر سے کچھ دور اس نے گاڑی روک دی تھی۔ اجالا نے آنکھیں صاف کر کے دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا جب اس کا دایاں ہاتھ اس کی گرفت میں آیا تھا۔ اس نے جلتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ بہت تکلیف ہو رہی ہے نا؟ تمہاری وعدہ خلافی اور تمہاری بے نیازی نے اس سے زیادہ تکلیف پہنچائی ہے مجھے۔ یہ تمہاری منگنی کی انگوٹھی ہے۔ یہ تمہاری منگنی کی انگوٹھی ہے۔ اچانک اس کی نظر انگوٹھی پر پڑی تو اس کی پیشانی پر بل نمایاں ہونے لگے۔ اجالا نے گھبرا کر ہاتھ کھینچنا چاہا لیکن اس نے گرفت مضبوط کر لی اور اگلے ہی لمحے وہ اس کے ہاتھ سے انگوٹھی اتار چکا تھا۔ آئندہ میں اسے تمہارے ہاتھ میں نہ دیکھوں، اس نے غصے سے بولتے ہوئے انگوٹھی اس کی طرف بڑھائی۔ وہ انگوٹھی تھام کر اس کی طرف دیکھے بغیر تیزی سے باہر نکلی اور آگے بڑھتی چلی گئی۔ کتنی بدتمیز ہو اجالا، وہاں ہم 1.5 گھنٹے خوار ہوتے رہے اور تم
कहाँ गई थी? रबिया अंदर दाखिल होते ही गुस्से से बोली। और आंटी को बताने से क्यों मना किया? कहीं अदील भाई से मिलने नहीं चली गई थी? इफ़रा की चहकती आवाज़ पर उसे झटके से अपना सर घुटनों से उठाया था। क्या हुआ? उसकी हालत देखकर वो दोनों अपनी जगह ठिठक गईं। उसका चेहरा और आंखें बेतहाशा सुर्ख हो रहे थे। वो तेजी से उठी। अगले ही पल उसने खींच कर थप्पड़ इफ़रा के मुंह पर दे मारा। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा। इफ़रा इतनी शॉक्ड हुई थी कि अपने बचाव के लिए वो उसका हाथ भी नहीं पकड़ सकी। थप्पड़ मारने के बाद वो खुद ही ज़ोर-ज़ोर से रोते हुए ज़मीन पर बैठ गई। सबसे पहले रबिया को होश आया तो वो जल्दी से उजाला की तरफ झुकी, जो दोनों हाथों में मुँह छुपाए फूट-फूट कर रो रही थी। क्या हुआ है उजाला? उसके हाथ हटाने पर उजाला ने तेज़ी से उसके हाथ झटके तो उसने परेशानी से इफ़रा को देखा, जो लाल चेहरा लिए साकित खड़ी थी। उजाला, प्लीज़ कुछ तो बोलो। रबिया ने उसे पुचकारते हुए नरमी से उसके हाथ हटाए। रबिया, इसकी वजह से आज मैं बर्बाद हो गई। हुआ क्या है? उसने मुझसे पेपर साइन करवा लिया है, अब ब्लैकमेल करेगा। सिसकियों के दरमियान वो बमुश्किल बोली थी। किसने? रबिया ने खुद अपनी आवाज़ कांपती हुई महसूस की थी। फरहाद। वो फिर रोने लगी तो रबिया अपने बेजान होते वजूद के साथ वहीं बैठ गई। पूछो इससे, कौन-सी दुश्मनी निकाली है इसने। मैंने हमेशा इसका साथ दिया। इसकी इज़्ज़त की खातिर मैंने अपनी इज़्ज़त की परवाह नहीं की थी। इसने कहा था वो दोबारा नहीं आएगा। ऐसे लड़के फ्लर्टी होते हैं, सब भूल जाते हैं। वो इफ़रा को देखते हुए चीख-चीख कर बोल रही थी। नहीं भूला वो, कुछ नहीं भूला। अचानक उसका लहज़ा धीमा हो गया। वो रबिया को देखने लगी। वो कह रहा था, मैंने उसे बेवकूफ़ बनाया, उसकी मोहब्बत का मज़ाक उड़ाया है। उसने अपनी बेइज़्ज़ती का बदला लिया है। अब बताओ मैं क्या करूँ? अम्मी-पापा को कैसे बताऊँ? और क्या बताऊँ मैं कैसे? मैं सबको फेस करूँगी। वो अब रबिया की गोद में सर रखे हिचकियों के साथ रो रही थी। रबिया ने बरसती आंखों से इफ़रा को देखा, जो फक चेहरा लिए दीवार के साथ लगी कांप रही थी। तुम कब आई? रबिया को देखकर वो उठ बैठी। अभी आई हूँ, तुम तैयार नहीं हुई? आंटी बता रही थी तुम्हारी नंदे तुमसे मिलने आ रही हैं। मेरा बिल्कुल मूड नहीं रबिया, अम्मी को कहो उन्हें मना कर दें। वो बेजारी से कहकर फिर लेट गई और चादर से मुंह ढांप लिया। क्या मसला है उजाला? रबिया ने खींचकर चादर उसके ऊपर से उतारी थी। तुम्हें नहीं पता? उसके पहाड़ खाने वाले अंदाज पर वो बुरा माने बगैर उसके करीब बैठ गई। जो हुआ वो बस हम तीनों को मालूम है। अभी किसी और को ना पता है और ना भी बताने की ज़रूरत है। अगर तुम इस तरह बिहेव करोगी तो सबको शक हो सकता है। अब इतने दिन से तुम सर झाड़ मुँह फाड़ बनी कमरे में बंद हो। आंटी ने मुझे बुलवा भेजा है कि तुमसे पूछूं क्या मसला है। तुम जानती हो अंकल आंटी तुम्हारे बारे में कितने हसास हैं। तुम इस तरह उन्हें परेशान कर रही हो। तो क्या करूं रबिया, तुम खुद बताओ। वो नम होती आंखों के साथ उसे देखने लगी। मैं ये नहीं कहती कि जो हुआ सही हुआ, बेशक बहुत गलत हुआ, पता चलने पर तूफ़ान आ सकता है। लेकिन फ़िलहाल जब तक सब हमारे बस में है, तुम कम से कम खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश तो कर सकती हो ना। और एक बात, अब उसने उजाला के हाथ थाम लिए। इफ़रा को माफ़ कर दो, प्लीज़ पहले मेरी बात सुन लो। उसे मुँह खोलते देखकर रबिया ने फ़ौरन टोक दिया। इफ़रा की गलती है, लेकिन ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो, उसे ये सब जानबूझकर नहीं किया। इस तरह के हालात से जितनी तुम बेखबर थी, उतनी ही बेखबर वो भी थी। तुम जानती हो इफ़रा तुमसे कितना प्यार करती है, बल्कि वो अपने घर वालों से ज़्यादा तुमसे अटैच है। वो जानबूझकर तुम्हारा बुरा कैसे चाह सकती है? वो खुद को सज़ा दे रही है, उसे बुखार है, दवाइयों को वो हाथ भी नहीं लगा रही। क्यों पागल है? दवाई क्यों नहीं खा रही? वो बेसाख्ता बोली तो रबिया के दिल को कुछ पुरसकून हुआ। ये तो उसे अंदाज़ा था वो दोनों एक-दूसरे को कितना चाहती हैं। उसकी वजह से तुम इतनी प्रॉब्लम में हो, बेहतर यही है कि वो मर जाए। अल्लाह ना करे रबिया, क्या बकवास कर रही हो? वो एकदम तड़प कर बोली। अगर इतनी ही तकलीफ है तो बोलती क्यों नहीं? आज 8 दिन हो गए हैं, मैं तो तुम दोनों के दरमियान शटलकॉक बनकर रह गई हूँ। उधर जाओ तो वो रोती मिलती है, इधर आऊँ तो तुम्हारी उजड़ी शक्ल देखने को मिलती है। मैं कहाँ जाऊँ? वो बेबसी से बोली तो उजाला उठकर चप्पलें पहनने लगी। कहाँ जा रही हो? इफ़रा को देखने। अभी वो खड़ी हुई थी कि दरवाज़ा खोलकर इफ़रा आ गई। कुछ देर वो डुबडुबाई नज़रों से उसे देखती रही और फिर उसके गले लग गई। प्लीज़ उजाला, मुझे माफ़ कर दो, तुम जो चाहे मुझे सज़ा दो, लेकिन प्लीज़ मुझसे बात करो, बेशक मुझे गालियाँ दो, पर बात तो करो। उजाला ने बेसाख्ता अपने बाजू उसके गिर्द फैलाए थे। प्लीज़ यार, तुम दोनों मुझे भी इमोशनल कर रहे हो। अब बच्चे बच्चों की तरह हाथ मिलाओ। अब कोई बिल्कुल नहीं रोएगा और ना ही नाराज़ होगा। इंशाल्लाह कोई हल ज़रूर निकल आएगा। कैसे? उजाला ने बेबसी से उसे देखा। हम कुछ सोचते हैं, उजाला ने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था जब कमर अंदर दाखिल हुई। ये तुम दोनों को क्या हुआ? ये दोनों आंटी रुखसती की प्रैक्टिस कर रही थी। रबिया के खुशगवार अंदाज पर वो मुस्कुराकर अंदर आ गई। सुमेरा और नाहिद आई हैं, कह रही हैं कुछ शॉपिंग करनी है, तुम साथ चलो। अम्मी, मेरा बिल्कुल मूड नहीं। वो बेजारी से बोली तो उन्होंने टोक दिया। बुरी बात है उजाला, अब वो आई है और तुम ना जाओ तो बुरा लगेगा। जाओ, तैयार हो जाओ। हम जरा तुम्हारी नंदों को कंपनी दे आए। रबिया के कहने पर वो सर हिलाकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई।
आपने तो शॉपिंग का कहा था। गाड़ी रेस्टोरेंट के आगे रुकते देखकर उसने सुमेरा को देखा। हाँ, शॉपिंग भी कर लेंगे, पहले कुछ खा पी तो लें। सुमेरा के हंसने पर उसने हैरानी से जो ही सामने देखा, उसकी हैरानी परेशानी में बदल गई। अदील चेहरे पर शौक मुस्कुराहट लिए उसी को देख रहा था। उसके कदम जैसे जमीन ने जकड़ लिए। अरे चलो, सुमेरा ने शरारत से मुस्कुराते हुए उसका बाजू थाम लिया। वो चारों खामोश बैठे थे, लेकिन झुकी नजरों के बावजूद वो इन तीनों की मुस्कुराहट महसूस कर सकती थी। अदील के खंखारने पर उसकी नजरें बेसाख्ता सामने उठी और उसकी शरारत महसूस करके उसने नजरों का जाविया बदलकर नाहिद को देखा। क्या बात है सिस्टर्स, तुम लोग मेरी मंगेतर को गन पॉइंट पर लेकर आई हो, जो अभी तक इनके हवास बहाल नहीं हो रहे। अदील के शोख लहजे पर नाहिद ने हंसकर उसकी तरफ देखा। दरअसल हमने उजाला को बताया नहीं था कि हम इसे आपसे मिलवाने ला रहे हैं। शायद वो इसलिए नर्वस है। हो सकता है उजाला को मेरा यूं बुलाना अच्छा ना लगा हो, पर मेरा दिल चाह रहा था तुमसे बात करने को। उसके बेतकल्लुफ़ अंदाज़ पर उजाला खामोश रही, लेकिन उसकी मुसलसल बातों के दरमियान वो कुछ लम्हों के लिए सही इस माहौल का हिस्सा बन गई थी। अदील की बात पर मुस्कुराते हुए उसे अजीब-सा एहसास हुआ, तो उसने बेख्तियार होंठ भेंचकर इर्द-गिर्द का जायज़ा लिया, लेकिन अपनी उलझन की वजह वो समझ नहीं सकी। सुमेरा के मुतवज्जे करने पर उसने अपना ध्यान उनकी तरफ लगाने की कोशिश की, लेकिन जाने क्यों तवज्जो बार-बार भटक रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा है इफ़रा। तुम भी पागल हो। इफ़रा के कहने पर रबिया ने बेसाख्ता अपना माथा पीटा, जबकि उजाला ने खा जाने वाली नजरों से उसे देखा। मेरा ख्याल है तुम लोगों की इतनी परेशानी बेकार है। खुद सोचो वो यहाँ कैसे आ सकता है। रबिया ने कहा। इफ़रा से था मगर उजाला अपनी जगह पर उछल पड़ी। नहीं रबिया। डर के मारे उसकी आवाज़ कांपी तो इफ़रा ने उसका हाथ थाम लिया। अगर वो वाकई तुमसे मुखलिस है तो कभी तुम्हारा नाम नहीं लेगा, बल्कि मेरा यकीन करो वो यहाँ आ ही नहीं सकता। इफ़रा की तसल्ली देने पर वो इसी तरह सर झुकाए बैठी रही। तभी डोर बेल बजी। वो गहरा सांस लेती खड़ी हो गई। दरवाज़ा खोलते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो अपने लंबे चौड़े सरापे के साथ उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। उसके साकित अंदाज पर वो दोनों ठिठक कर उसे देखने लगी। आइए अंकल। उसने उजाला के फक चेहरे से नजरें हटाकर जावेद को साहब को थामा था, जिनके बाजू और माथे पर पट्टियां बंधी थीं। क्या हुआ पापा? उसने अब चौंक कर उन्हें देखा। अंदर तो आने दो। वो एकदम पीछे हटी। आओ बेटा। उन्होंने अपने पीछे खड़े फरहाद को मुखातिब किया, तो उसे डरते डरते उसे देखा जो उसे ही देख रहा था। तभी कमर उन्हें इस हालत में देखकर परेशान सी उनकी तरफ बढ़ी। क्या हुआ आपको? बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। ये फरहाद है, यही मुझे अस्पताल ले गया था। बड़ा नेक बच्चा है। उजाला ने बेख्तियार उसकी तरफ देखा, जिसकी नज़रों का मफ़हूम समझकर उसे हँसी तो आई थी, पर वो ज़ब्त कर गया था। बहुत-बहुत शुक्रिया बेटा। कमर ने अब मुस्कुराकर उसे उसे देखा। अंदर आओ ना। शुक्रिया आंटी, अभी मैं जल्दी में हूँ। ये अंकल की मेडिसिन। कुछ देर तो बैठो बेटा, चाय पी लो। अब जावेद साहब ने भी इसरार किया। थैंक्स अंकल, आप आराम करें। दोबारा तो मैं ज़रूर आऊँगा आपकी इयादत के लिए। वो जावेद साहब से हाथ मिलाकर बाहर निकल गया, तो कमर और जावेद साहब अंदर की तरफ बढ़ गए। उसे सीढ़ियों की तरफ देखा, जहाँ वो दोनों बैठी थीं। उसे मुतवज्जे देखकर वो दोनों खड़ी हुई, तो वो दरवाज़ा बंद करने के लिए जो ही मुड़ी, उसे झटका लगा। वो दरवाजे के बाहर खड़ा था। उसकी उंगली से इशारा करने पर वो बेख्तियार दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैंने कहा था ना मैं ज़रूर आऊँगा। वो तो अच्छा हुआ कुदरत ने मुझे खुद मौका फराहम कर दिया, वरना मुझे आने के लिए कोई दूसरा तरीका इख्तियार करना पड़ता। देखो उजाला, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर देती हो। हमारे रिश्ते को तुम जितनी जल्दी कबूल कर लो तुम्हारे लिए इतना ही अच्छा होगा। उसके मुड़ते ही कब का अटका उसका सांस बहाल हुआ। उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद करके इन दोनों को देखा, जो दीवार से लगी सारी बातें सुन रही थीं। बड़ा ही ओखा बंदा है उजाला, तुम्हारी सारी ज़िंदगी तो सुनते ही गुज़र जाएगी। इफ़रा के बेसाख्ता बयान पर उसे ज़बरदस्त घूरियों से नवाजा गया। उजाला तिलमिलाकर पलटी, तो रबिया ने उसे आड़े हाथों लिया। कभी मुँह बंद भी कर लिया करो। एक तो इतनी काली और मनहूस ज़ुबान है तुम्हारी, जब भी कोई पेशगोई करती हो, वही उल्टी पड़ जाती है। उसने गुस्से से दरवाज़ा खोलकर उसका हाथ खींचा, तो वो शर्मिंदा-शर्मिंदा उसके पीछे चलने लगी। क्या कर रही हैं पुप्पो? रिदा ने चूल्हे के आगे खड़ी शाइस्ता को हैरत से देखा। खाना गर्म कर रही हूँ फरहाद के लिए। फूफो, बेहतर नहीं आप फरहाद भाई की शादी कर दें? अब ये नखरे उठाने की जिम्मेदारी उनकी बीवी को सौंप देनी चाहिए। मैं तो खुद यही चाहती हूँ। तो फिर देर किस बात की है? आपने कौन सा लड़की ढूंढनी है, बस जाना ही। अचानक उससे जुबान दांतों तले दबा ली, पर तब तक शाइस्ता उसकी तरफ मुड़ चुकी थी। मतलब? कुछ नहीं पुप्पो, वो बस। रिदा, सीधी तरह बताओ। मैं जानती हूँ ये तुम बहन भाई हर वक्त सर जोड़े बैठे रहते हो, जरूर कोई ना कोई खिचड़ी पक रही होती है। कोई लड़की तो है, ये तो मुझे अंदाजा पहले ही था। मैं बस उसके फूटने का इंतजार कर रही हूँ। वो गुस्से से बोली, तो रिदा को अपने मुंह खोलने का अफसोस होने लगा।
پھپھو مجھے بس یہ پتا ہے اس کا نام اجالا ہے، باقی آپ خود پوچھ لیں۔ انہیں غصے میں دیکھ کر وہ جلدی سے کھسک گئی۔ تھینک یو امی۔ ان کے ہاتھ سے ٹرے لے کر وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ فرحات اب تو ردا کی بھی منگنی ہو گئی ہے، تم کب کروا رہے ہو؟ جی امی، وہ پوری طرح اٹلی اور جرمنی کے فٹ بال میں میچ میں گم تھا۔ اجالا کون ہے؟ اس کی بے نیازی پل میں غائب ہوئی تھی، جبکہ نظریں بے اختیار ساتھ بیٹھے فہد اور ردا کی طرف اٹھی۔ اس کو گھورنا بند کرو، مجھے بتاؤ اجالا کون ہے؟ لڑکی ہے۔ مجھے کب اجالا کے گھر لے کر جا رہے ہو؟ وہ کون کیسی کے چکر میں پڑے بغیر سیدھی مطلب کی بات پر آئی تھی۔ لے جاؤں گا، وہ اب بھی سیریس نہیں تھا۔ فرحاد، میں سیریس ہوں۔ نجم کے گھر والے 3 ماہ بعد شادی کرنا چاہ رہے ہیں اور میں چاہتی ہوں ردا کے جانے کے بعد سے پہلے اجالا یہاں آ جائے۔ فرحاد دل میں مسکرایا تو وہی عکس اس کے چہرے پر جھلملانے لگا۔ اس کے بارے میں جانے بغیر آپ اسے لانے کو تیار ہو گئی ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو پسند نہ آئے۔ میں جانتی ہوں وہ اچھی ہی ہوگی اور پھر تمہیں پسند ہے کافی ہے میرے لیے۔ واہ فرحاد بھائی، آپ تو بہت لکی ہیں، کوئی ظالم سماج نہیں۔ فہد کے داد دینے پر وہ ہنس پڑا۔ اب کہاں جا رہے ہو؟ اسے گاڑی کی چابی اٹھاتا دیکھ کر شائستہ نے حیرت سے پوچھا۔ آتا ہوں۔ فرحاد بھائی، اگر اجالا سے ملنے جا رہے ہیں تو حلیہ سے ہی کر لیں، آپ کو اس حلیہ میں دیکھ کر وہ نہ ہی نہ کر دے۔ ردا نے اس کے پیچھے سے ہانک لگائی تو اس نے سرسری نظر اپنے حلیہ پر ڈالی۔ بلیک ڈریس، پینٹ پر وائٹ شرٹ جس پر اب سلوٹیں پڑ چکی تھیں، لیکن پھر بھی حلیہ قابل قبول تھا۔ گاڑی گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے وہ مسکرا دیا۔ اگرچہ ردا نے مذاق کیا تھا، لیکن وہ واقعی اجالا سے ملنے جا رہا تھا، دل اسے دیکھنا چاہ رہا تھا۔ تم سمیرا سے بات کیوں نہیں کرتی ہو؟ ہر بار مجھ سے جھوٹ بلواتی ہو۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا امی۔ تمہارا دل میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ان کے الجھے ہوئے انداز پر وہ کپڑے اٹھا کر الماری میں رکھنے لگی۔ میں چائے بنانے جا رہی ہوں، آپ پئیں گی؟ نہیں، میں امینا کی طرف جا رہی ہوں۔ انہوں نے سمیرا کی امی کا نام لیا تو وہ اپنی جان بخشی پر گہرا سانس لیتی کچن میں آ گئی۔ کچھ چاہیے تھا پاپا؟ جاوید صاحب کو کچن کے دروازے میں کھڑا دیکھ کر وہ بولی۔ تمہاری ماں کہاں ہے؟ وہ امینا آنٹی کی طرف گئی ہیں۔ اچھا ایسا کرو، 2 کپ چائے اور ساتھ اگر کباب بسکٹ وغیرہ ہو تو وہ بھی لے آؤ۔ وہ برا سا منہ بنا کر فریج کی طرف مڑی۔ یہ مہمان کو بھی ابھی نازل ہونا تھا۔ وہ ٹرالی گھسیٹتی ہوئی ڈرائنگ روم کی طرف بڑھنے لگی، لیکن دروازے پر ہی اس کے قدم رک گئے۔ بالکل سامنے بیٹھا شخص اسے اپنا وہم لگا تھا، لیکن اس کے کھڑے ہوتے ہی اس کا وہم حقیقت میں بدل گیا۔ السلام علیکم، وہ وہیں کھڑے کھڑے دھیمی آواز میں بولی تو وہ مسکرا اٹھا۔ وعلیکم السلام، میرا خیال ہے یہ گھر تمہارا ہے اور لوازمات بھی تم یقیناً میرے لیے لائی ہو۔ اسے یوں ہی دروازے میں کھڑا دیکھ کر وہ بولا۔ وہ پاپا ان کی اجازت سے ہی یہاں بیٹھا ہوں۔ نہیں، وہ کہاں ہیں؟ واش روم میں گئے ہیں۔ اب کہ وہ ہنسا تو اس نے مڑ کر ان کے کمرے کی طرف دیکھا جس کا دروازہ بند تھا۔ وہ ہونٹ کچلتی اندر آ گئی۔ اجالا، فرحاد کے پکارنے پر وہ ڈر کر اچھل پڑی۔ مجھے حسرت ہی رہ جائے گی کہ مجھے دیکھ کر کبھی تم مسکراؤ، ہر وقت تمہارے چہرے پر ہوائیاں اڑی رہتی ہیں۔ کہاں جا رہی ہو؟ اسے مڑتے دیکھ کر وہ بے ساختہ بولی۔ پاپا آنے والے ہیں۔ تو اس کے پوچھنے پر وہ سر جھکا گئی۔ میں تم سے ملنے آیا ہوں اجالا۔ اس کا نرم لہجہ اس کے لیے قطعی اجنبی تھا۔ اس سے پہلے اس نے ہمیشہ اسے غصے میں دیکھا تھا۔ میں ابھی آفس سے واپس آیا تھا تو امی تمہارا پوچھنے لگی۔ میری کزن ردا ہے، اسے تمہارے بارے میں بتایا تھا، اس نے امی کو بتا دیا۔ بس امی اب تم سے ملنے کو بے چین ہے، پر اس وقت میرا دل چاہ رہا تھا ایک نظر تمہیں دیکھاؤں، اس لیے اسی حلیے میں چلا آیا۔ حالانکہ ردا کہہ رہی تھی ہو سکتا ہے اس حلیہ میں دیکھ کر تم مجھے ریجیکٹ کر دو۔ اس کے بے تکلف لہجے کا اثر تھا۔ اس کی نظریں بے اختیار اس کی طرف اٹھیں، جو آستین کوہنیوں تک چڑھائے شرٹ پینٹ سے باہر نکالے رف حلیے میں بھی بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے پہلی بار نظر بھر کر اسے دیکھا تھا اور پہلی بار اسے ڈر کی جگہ کچھ اور محسوس ہوا تھا، کچھ انجانا سا احساس۔ کیا خیال ہے، نہ تو نہیں کرو گی نا؟ اسے اپنی طرف غور سے دیکھتا پا کر وہ شرارت سے بولا تو اس نے جھینپ کر سر جھکا لیا، کھٹکے پر جیسے وہ ہوش میں آئی۔ 1 منٹ، فرحاد کی آواز پر وہ توہن کرہن رکی تھی۔ یہ میں تمہارے لیے لایا تھا۔ اس نے فرحاد کی طرف دیکھا جو ہتھیلی پر انگوٹھی رکھے کھڑا تھا۔ اس نے تھامنا چاہا لیکن وہ ہاتھ ہٹا چکا تھا۔ میں جا رہی ہوں۔ وہ بھاگنا چاہتی تھی جب فرحاد نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ایک فرحاد کے ہاتھ پکڑنے پر دوسرا پاپا کے آ جانے کے خوف سے اس کی جان ہوا ہو رہی تھی۔ میں پہنا دوں؟ جلدی پہنائیں، وہ دروازے کی طرف دیکھ کر تیزی سے بولی۔ فرحاد کے انگوٹھی پہنانے پر وہ سرعت سے ہاتھ کھینچ کر باہر نکلی۔ کچھ قدموں کے فاصلے پر اسے اپنی حرکت کا احساس ہوا تو اس نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا اور چور نظروں سے پیچھے دیکھا۔ وہ دونوں ہونٹ بھینچے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ یقیناً اپنا کہکہا ضبط کرنے کے چکر میں تھا۔ وہ خفت سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ تیزی سے پلٹی، لیکن اپنے کمرے میں پہنچنے تک اس کے ہونٹ مسکرا دیے تھے۔ افرا اور ربیہ کے ساتھ آج اس کا شاپنگ کا پروگرام تھا۔ وہ شولڈر بیگ سنبھالتی ٹی وی لاؤنج کے دروازے تک پہنچی تھی جب جاوید صاحب کی آواز سن کر وہیں رک گئی۔ کس کا فون تھا؟ عدیل کی ممی کا۔ کمر کے قریب صوفے پر بیٹھ گئیں۔ کیا کہہ رہی تھیں؟ شادی کی ڈیٹ مانگ رہے ہیں، اگلے مہینے کی 3 کو۔
3 को और आज 10 है, इतनी क्या इमरजेंसी हो गई? जावेद साहब जहां हैरत से गोया हुए, वहां वो परेशान हो गई। मुझे क्या पता, कमर बेजारी से बोली। कह रही थी फर्नीचर वो लोग खुद पसंद करेंगे, और ज्वेलरी और लहंगा सब उजाला ने लेना हुआ। हमें बता दे, सुमेरा भी साथ जाएगी। ये क्या बात हुई? पहले तो वो कहती थी उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं, अब जो ही डेट रखने की बात हो रही है, दिन ब दिन उनकी डिमांड्स सामने आती जा रही हैं। अगर उन्हें इतनी ही लालच है, तो हमें माफ़ करें, जहाँ उन्हें उनके बेटे की सही कीमत मिलती है, वहाँ कर लें। जावेद साहब ने के गुस्सैले लहजे पर कमर ने परेशानी से उन्हें देखा। कैसी बातें करते हैं आप? इतनी धूमधाम से मंगनी की है हमने। आपके तोड़ने पर लोग 100 बातें करेंगे। फिर लोगों को क्या जवाब देंगे कि वो लोग लालची थे? ये वजह काफ़ी नहीं? वो भड़क कर बोले। कैसी बातें करते हैं जावेद, उजाला हमारी एक ही बेटी है। ये सब कुछ तो इस उसी का तो है, और फिर हमें लड़के से मतलब है, वो तो अच्छा है ना। और फिर उजाला ने कौन सा उनके साथ रहना है? अदील उसे साथ ले जाएगा। वो और भी कुछ कह रही थी, जबकि उजाला के जहन में 3 तारीख अटक कर रह गई थी। हाय क्या सुहाना मौसम है, ऐसे मौसम में ही तो शॉपिंग करने का मजा आता है। इफ़रा ने दुपट्टे से पसीना पोंछते हुए रबिया को कहाँ जाने वाली नजरों से देखा, जो उसकी घोरियों से बेनियाज फैंसी कपड़ों को देखने में गुम थी। कितनी लकी है रबिया, अपने जहेज के कपड़े खरीद रही है। इफ़रा ने मसनूई हसरत भरा लहजा अपनाकर उजाला को कोहनी मारी, तो उसने चौंक कर इफ़रा को देखा, लेकिन तब तक रबिया सुन चुकी थी। इतनी भी लकी नहीं, इतने साल मंगनी के बाद अगर दानिश मुझसे शादी कर रहा है तो कोई एहसान नहीं कर रहा। वो लोग पिछले 15 मिनट से उस दुकानदार का सर खा रही थी, और ये सूट एक भी नहीं लिया था। यहाँ कहाँ जा रही हो? उसे आइसक्रीम पार्लर के आगे रुकता देखकर वो धीमी आवाज में चिल्लाई। गला कम फाड़ो या आइसक्रीम ठूंसो, और अपने दिमाग को ठंडा करो, मुझे अब और शॉपिंग करनी है। रबिया के कहने पर वो मुंह बनाकर आइसक्रीम खाने लगी। ये तुम इतनी चुप क्यों हो? इफ़रा ने गौर से उजाला को देखा, जो कप में चमचा घुमाते हुए किसी सोच में गुम थी। नहीं तो, वो फीकी सी मुस्कुराहट के साथ आइसक्रीम की तरफ मुतवज्जे हो गई। मैं नोट कर रही हूँ तुम परेशान हो। मैं इंतज़ार कर रही थी कि तुम कब बताती हो। रबिया के कहने पर वो अपने आंसू पीने की कोशिश करने लगी। अगले घर में शादी की डेट फिक्स करने की बात हो रही है, अगले महीने की 3। पापा भी शायद मान जाएं। अम्मी ने भी तकरीबन सब तैयारियां कर ली हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वो कोई भी इल्ज़ाम लगा सकता है, उसे राहो रस्म भी बढ़ा ली है। आखिर में उसकी आवाज़ भरा गई, तो वो दोनों आइसक्रीम भूलकर उसकी तरफ मुतवज्जे हो गई। तुमने उससे बात की? इफ़रा ने झिझकते हुए उजाला को देखा। क्या बात करूं, इस मुसीबत में फंसाने वाला वही तो है। हर सूरत में ही कसूरवार ठहराई जाऊंगी। फिर भी उजाला, तुम्हें एक बार तो उससे बात करनी चाहिए थी। अब मैं कुछ कहूंगी तो तुम लोग मुझे घूरना शुरू कर दोगे। जहां तक मैंने अंदाजा किया है, वो वाकई तुमसे, मेरा मतलब है तुमसे मुखलिस है। प्यार कहते कहते वो फिर बात बदल गई थी। मुझे भी लगता है इस बार इफ़रात सही कह रही है, तुम इस उससे बात तो करके देखो। रबिया के कहने पर उसने बेबसी से सर हिलाया। तुम जानती हो, हमारे दरमियान कभी भी ऐसे हालात नहीं रहे जो हम नॉर्मल अंदाज में मिले हों। ना कभी फरहाद ने मुझे कोई नंबर दिया, और ना मैंने कभी मांगा। फिर अब क्या करें? इफ़रा ने परेशानी से उसे देखा, तो उसकी आंखों में नमी चमकने लगी। कंपोज योरसेल्फ उजाला, हम इस वक्त मार्केट में बैठे हैं। उसे रोता देखकर रबिया ने परेशानी से उसका हाथ दबाया। हाय उजाला, क्या किस्मत है, वो आ रहा है तुम्हारा हीरो। इफ़रा की एकदम खुशी से चीखती हुई आवाज़ पर वो दोनों भी सामने देखने लगी, जहां वो किसी लड़के के साथ बातें करता हुआ दुकान से बाहर निकल रहा था। चलो उससे बात करें, अगर फिर निकल गया तो कहाँ ढूंढेंगे? इफ़रा कहकर जल्दी से उठी, तो उजाला ने उसका हाथ थाम लिया। मुझे कोई बात नहीं करनी, वो घबरा कर बोली, तो इफ़रा ने गुस्से से उसे देखा। तो फिर उसे इल्हाम होगा कि तुम्हें क्या क्या गम है? बस मैंने कहा ना। अच्छा चलो, मैं और रबिया कर लेंगे। तौबा करो, रबिया ने एकदम कानों को हाथ लगाए। मरो तुम दोनों, मैं खुद बात कर लूंगी। सुनिए, क्या कहूँ जीजा जी? वो फरहाद को आवाज देकर दोबारा उजाला की तरफ मुड़ी, तो उसने बेसाख्ता दांत पीसे। रबिया ने भी उसे घूरा, तो वो मुस्कुराहट रोकती हुई फिर उसकी तरफ मुतवजे हुई। वो उसे आवाज़ देना ही चाहती थी, जब अचानक फरहाद ने उनकी तरफ देखा। हाथ से इशारा करती वो उसे अपना वहम लगी, लेकिन पीछे नजर आती उजाला और रबिया को देखकर उसका वहम दूर हो गया। फहद, तुम गाड़ी निकालो, मैं आता हूँ। वो चाबियां फहद को पकड़ाता हुआ उनकी तरफ आ गया। अस्सलाम वालेकुम। शॉपिंग कर रहे थे? इफ़रा के सवाल पर वो हैरत से उसे देखने लगा। बैठें। इफ़रा की ऑफर पर वो खाली कुर्सी खींच कर बैठ गया। हम अभी आपको ही याद कर रहे थे। हम हम पर जोर देते हुए बोला। मैं इतना खुशकिस्मत कब से हो गया कि इतनी अहम हस्तियां मुझे याद कर रही थी। वो अब हैरत के झटके से निकलने के बाद शोक लहजे में बोला, दरअसल उजाला को आपसे ज़रूरी बात करनी है। उजाला ने झटके से सर उठाकर उसे देखा। माई प्लेजर। वो मुसलसल शोखी पर आमादा था। मेरा मतलब है, मुझे देखें, वो जो नेट पर आपसे बात करती थी, वो मैं थी।
जानता हूँ। उसके इत्मीनान भरे अंदाज पर तमहीद बांधती इफ़रा चुप हो गई। गलती मेरी थी, फिर आप उजाला को क्यों सजा दे रही हैं? मैंने उजाला को कौन सी सजा दी है? उसके हैरान लहजे पर वो तीनों अपनी जगह पहलू बदल कर रह गई। अगर आपका मतलब उन पेपर्स से है तो वो आपको सजा लगती होगी। मैंने तो अपनी मोहब्बत को मजबूत किया है। उजाला की धड़कन तेज हो गई हुई थी, लेकिन उजाला तो इस वक्त प्रॉब्लम में है। घर में इसकी शादी की तैयारियां हो रही हैं। अब आप बताएं वो क्या करे? फरहाद ने उजाला की तरफ देखा, तभी उसने भी नजरें उठाई थी। तुम्हें मैं छोड़ तो नहीं सकता। हाँ, ये मंगनी खत्म करवा दूंगा। उजाला परेशानी से उसे देखने लगी। बेफिक्र रहो, तुम पर कोई इल्जाम नहीं आएगा। मैं सब संभाल लूंगा। उसका लहजा इतना पुरयकीन था कि वो तीनों एक दूसरे को देखकर रह गईं। क्या आप लोगों को मैं आपकी दोस्त के लिए सूटेबल नहीं लगता? वो एक बार फिर शौकी से इफ़रा और रबिया को देखने लगा। मुझे तो आप शुरू से ही पसंद है और उजाला के साथ तो आप इफ़रा की तेज़ी से चलती जुबान को ब्रेक रबिया की चुटकी ने लगाई थी। चले कोई बात नहीं, आपके ख्यालात को तो पता चल गया। मुझे बस आपकी दोस्त को भी ये एहसास हो जाए तो क्या ही बात है। वो कहकर लगाते हुए बोला तो उजाला यकदम खड़ी हो गई। ये मेरा कार्ड कभी ज़रूरत पड़ सकती है। फरहाद ने कार्ड उजाला की तरफ बढ़ाया और उसे यूं ही खड़े देखकर इफ़रा ने वो कार्ड थाम लिया था। उजाला उस पर एक नज़र डालकर तेजी से मुड़ी थी। वापसी पर उसका दिल मुतमईन था, जाने क्यों। क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही? उजाला ने तशवीश से कमर के पीले पड़ते चेहरे को देखा। पता नहीं, सुबह से चक्कर आ रहे हैं। अम्मी, ये सुबह से नहीं, कई दिन से आपकी तबीयत ऐसी ही है। वो अब उठकर उनके करीब आ गई तो उन्होंने उसका हाथ पकड़कर उसे खुद से करीब कर लिया। तुम अदील की फैमिली को इग्नोर क्यों कर रही हो? वो उस सवाल की उम्मीद नहीं कर रही थी, इसलिए बौखला कर रह गई। नहीं तो अम्मी, तो फिर क्या वजह है? न तुम उनमें से किसी से बात कर रही हो, ना शॉपिंग पर जा रही हो। मैं कितने दिन से तुम्हें कह रही हूँ, लहंगा ही देख आओ, फर्नीचर पसंद करके ऑर्डर दे आओ, पर तुम्हें तो जैसे परवाह ही नहीं। जहां तक मुझे याद पड़ता है, तुम इस मंगनी से खुश थी, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि तुम उनको नापसंद करने लगी हो? उनकी खोजती नजरें खुद पर महसूस करके उसे सर झुका लिया। मुझे वो लोग अच्छे नहीं लगते। तो फिर कौन अच्छा लगता है? अम्मी, उनके अंदाज पर वो खफगी से बोली। उन लोगों को नापसंद करने की वजह मेरे अंदाजे के मुताबिक यही हो सकती है कि तुम्हें कोई और पसंद है। वो होंठ भेज कर खड़ी हो गई। कहाँ जा रही हो? रबिया की तरफ। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? तुम्हें मैंने बताया भी था कि आज अदील की फैमिली शादी पर सॉरी खाने पर आ रही है, फिर भी तुम। मैं ये शादी नहीं करना चाहती। उसने साफ-साफ अपनी नापसंदीदगी ज़ाहिर की तो कितनी देर तक वो उसे देखती रह गई। अपनी हद में रहो उजाला, इतनी जुर्रत मैंने तुम्हें ना दी है और ना मुझे पसंद है। वो तेज़ लहजे में बोलती खड़ी हो गई। अचानक किचन के करीब पहुंचकर उन्होंने दीवार का सहारा लिया। उजाला ने ठिठक कर उन्हें देखा। इससे पहले वो कुछ समझती वो लहराकर ज़मीन पर गिरी थी। तुम दोनों किसके साथ आई हो? उजाला ने बमुश्किल अपनी जलती आंखों को पूरा खोलकर इन दोनों को देखा। अदनान भाई छोड़ कर गए हैं। इफ्रा उसका हाथ थाम कर उसके पास बेड पर ही बैठ गई थी। अंकल कहाँ हैं? अम्मी घर में अकेली थी, इसलिए थोड़ी देर के लिए गए हैं। आंटी तो ठीक हो गई हैं, पर लगता है तुम्हें अस्पताल ज्यादा पसंद आ गया है। 2 दिन से यहीं क्याम कर रखा है। रबिया ने प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरा। अब बुखार तो नहीं? इफरा ने उसका माथा चूमा। नहीं, बस चक्कर आते हैं। वो कोहनियों के सहारे उठी और तकियों से टेक लगाकर बैठ गई। खाना सही तरह से खाओगी तो ताकत आएगी ना? रबिया ने खाने के टिफिन में झांक कर उसे गुस्से से देखा। सही होकर करना क्या है? ऐसे ही मर जाऊं तो बेहतर है। कुछ तो भरम रह जाएगा। वो एकदम रो पड़ी थी तो रबिया उसके करीब आ गई। क्यों जाला, इस तरह रो रो कर खुद को कमजोर कर रही हो? अभी सिर्फ मेरे इनकार ने अम्मी को बीमार कर दिया है। तब क्या होगा? उसको बस यही फिक्र खाई जा रही थी। मैंने फरहाद को यहाँ बुलाया है। इफ़रा की आवाज़ पर वो दोनों रोना-धोना भूलकर उसे देखने लगी। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? उसे क्यों बुलाया है? इफ़रा, तुम जब भी कुछ करना उल्टा ही करना। अब क्या नई मुसीबत पैदा करने लगी हो? रबिया तो जैसे भड़क उठी थी। वो दरवाजे पर दस्तक हुई तो इन तीनों ने एक साथ दरवाजे को देखा जहाँ फरहाद खड़ा था। वो खामोशी से चलता हुआ उसके बेड से कुछ फासले पर खड़ा हो गया, जबकि रबिया के साथ इफ़रा भी बेड के सराहने खड़ी हो गई। उजाला ने डुबडुबाई नजरों से उसे देखा, जो बहुत खामोशी से उसे देख रहा था। उसने आंखें झुका ली। आपने कहा था आप सब संभाल लेंगे, आपने कुछ नहीं किया। मैं क्या कहकर अम्मी को मना करूं? उजाला ने पहली बार अपने रिश्ते के हवाले से उससे बात की थी। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ अदील के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रहा था। वो तीनों हैरत से उसे देखने लगी। मैं अदील को जानता हूँ, पिछले 3 सालों से। वो पहले से शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं उसके अमेरिका में। उजाला तो उसे ऐसे देखने लगी जैसे वो समझ ना पा रही हो, जबकि वो दोनों तो हकदक खड़ी थी। आपको पता था, फिर आपने बताया क्यों नहीं? रबिया ने पहली बार जुबान खोली। मैं मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहा था। मैंने उसकी तस्वीरें मंगवाई हैं। मेरी अंकल से बहुत अच्छी सलाम दुआ है। जब अंकल को पूरे प्रूफ के साथ हर चीज मिलेगी तो इस मंगनी को कायम रखने का सवाल ही पैदा नहीं होगा।
جب حقیقت سامنے آئے گی تو اس کے اپنے ماں باپ کی نظر میں کیا اہمیت رہ جائے گی؟ آپ نے دیکھے اس کو کس حالت میں پہنچا دیا ہے۔ افرا کے کہنے پر وہ اسی طرح اسے دیکھتا رہا۔ تو آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں اجالا کو چھوڑ دوں؟ کچھ دیر کے بعد اس کی سنجیدہ آواز کمرے میں گونجی تو اجالا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کا مطلب سمجھ میں آتے ہی اس کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اجالا کو چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ کیا مذاق ہو رہا ہے؟ اس کے بے چین انداز پر فرحاد نے وجہ طور پر اس کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ تمہاری اس حالت کا ذمہ دار میں ہوں، اس لیے پلیز۔ اجالا نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے اسے روک دیا۔ آپ کے نزدیک میری یہی اہمیت ہے، اس لیے تو کہہ رہا ہوں۔ آپ کے نزدیک میری مشکل کا حل یہی ہے؟ وہ روتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ ربیہ اور افرا کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا تو دوسرا جا رہا تھا۔ عدیل کی حقیقت ابھی آ، ختم نہیں ہوئی تھی کہ دوسری مصیبت تیار تھی۔ اجالا الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ان پیپرز کا کیا ہوگا جن پر آپ نے سائن کروائے تھے؟ وہ پوری آنکھیں کھولے اس کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ ارے وہ پیپرز! وہ ہنسنے لگا۔ وہ تو مذاقن کہا تھا، اور وہ کچھ دیر بولنے کے قابل ہی نہیں رہی۔ سب کچھ آنکھوں کے سامنے گڈمڈ ہو رہا تھا۔ اس نے سختی سے دایاں بازو بیڈ کے ساتھ لگا کر خود کو سہارا دینا چاہا، لیکن اگلے ہی پل وہ دائیں جانب لڑک گئی تھی۔ فون کی مسلسل بجتی بیل اس کے سر پر ہتھوڑے کی طرح پڑتی محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ صوفے کی بیک پر ٹیک لگائے ایک ٹک چھت کو گھور رہی تھی۔ فون کی بیل اب خاموش ہو گئی تھی۔ پانی کا ایک قطرہ بائیں آنکھ سے نکل کر بالوں میں جذب ہو گیا، لیکن وہ شاید اس سے سوچ کا زاویہ جیسے ایک جگہ رک سا گیا تھا۔ اسے دیکھا ہی نہیں وہ کس چیز پر سائن کر رہی ہے۔ کتنی آسانی سے وہ 2 ماہ اسے بے وقوف بناتا رہا، اور وہ بنتی رہی۔ فون کی بیل دوبارہ ہوئی تو اسے چونک کر ٹیلی فون اسٹینڈ کی طرف دیکھا اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ جانتی تھی یہ فون کس کا ہے، پر اب بچا کیا تھا جو وہ سنتی؟ بظاہر کتنے اچھے لگتے تھے وہ لوگ، لیکن اصلیت اللہ بچائے ایسے لوگوں سے۔ امینہ آنٹی کی آواز پر لاؤنج کی طرف بڑھتے اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے قدم ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا دیے۔ غلطی میری ہی ہے امینہ، میں نے ہی اجالا کے پاپا کو مجبور کیا تھا اس رشتے کے لیے، ورنہ وہ تو راضی ہی نہیں تھے۔ میں نے سوچا چھوٹی سی فیملی ہے، لڑکا باہر ہے، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے۔ ان کی بھرائی ہوئی آواز پر اجالا کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ وہ تو شاید ہماری کوئی نیکی تھی جو فرہاد مل گیا۔ اسے پتا چلا کہ عدیل کی منگنی یہاں ہوئی ہے، تبھی وہ یہاں آیا۔ اس کے بیوی بچوں کی تصویریں بھی لایا تھا، اور جب جاوید نے ان لوگوں سے باز پرس کی تو بغیر کسی شرمندگی کے ان لوگوں نے اقرار کر لیا۔ بے شرمی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ دفع کرو ان لوگوں کو، شکر ہے ہماری بچی کی زندگی برباد ہونے سے بچ گئی۔ جب اللہ نے بچایا ہے تو اچھا بھی ضرور کرے گا، تم پریشان مت ہو۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ جب سے اس کی منگنی ختم ہوئی تھی اس کے ممی پاپا پریشان تھے۔ انہیں اس دھوکے پر دھچکا لگا تھا، لیکن اسے نہ تو حیرت ہوئی تھی اور نہ ہی تکلیف۔ شاید اس لیے کہ وہ پہلے سے جانتی تھی، یا شاید اس لیے کہ جو دھوکا اس کے ساتھ ہوا تھا اس کے سامنے یہ تو کچھ نہیں تھا۔ فون کی گھنٹی ایک بار پھر بجنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ اسی طرح بہری بنی بیٹھی رہی۔ اجالا! جاوید صاحب کی آواز پر وہ چونکی۔ بیٹا فون اٹھاؤ! وہ کہہ کر باہر نکل گئے تو وہ مرے مرے قدموں سے فون کی طرف آئی۔ اس نے خاموشی سے ریسیور کان سے لگا لیا۔ کچھ دیر دوسری طرف بھی خاموشی چھائی رہی۔ میں جانتا ہوں اجالا، یہ تم ہو، پلیز میری بات سن لو، مجھے کچھ کہنے کا موقع تو دو۔ اب کیا رہ گیا ہے؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں اجالا، میں سخت نفرت کرتی ہوں آپ سے۔ جھوٹ بولتی ہو تم، میں نے اس دن خود ہسپتال میں محسوس کیا تھا کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو۔ غلط انسان کو ہمیشہ غلط ہی محسوس ہوتا ہے۔ فرحاد نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ چلو ٹھیک ہے، نہ مانو تم، پر میں اپنی امی کو بھیج رہا ہوں تمہاری طرف۔ ہرگز نہیں، وہ جلدی سے بولی۔ آپ ایسی کوئی زحمت نہ کریں ورنہ میں زہر کھا کر خود کو ختم کر لوں گی۔ اس نے کھٹاک سے فون بند کر دیا تھا۔ یہ آج چاند کہاں سے نکلا ہے؟ اسے دیکھتے ہی ربیہ خوشی سے مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ افرا کہاں ہے؟ اس نے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ لو وہ آ گئی۔ اجالا کے پوچھتے ہی ربیہ نے سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا جہاں سے وہ آلوؤں سے بھری ٹوکری لیے اتر رہی تھی۔ گھر میں بڑی خاموشی ہے۔ اجالا نے خاموشی محسوس کر کے ربیہ کو دیکھا۔ سب ابھی تک سو رہے ہیں، صرف میں اور افرا جاگ رہے ہیں، وہ بھی پیٹ پوجا کے لیے۔ کیا بنانے لگی ہو؟ اس نے تیزی سے آلو چھیلتی افرا سے پوچھا۔ چپس۔ وہ ایک لفظ ادا کر کے پھر خاموش ہو گئی۔ ناراض ہو؟ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اجالا کے مسکرانے پر افرا نے ٹوکری اور چھری ٹیبل پر رکھ دیے۔ تم بس مجھے یہ بتاؤ تم ہزر کے رشتے سے انکار کیوں کر رہی ہو؟ کتنا اچھا لڑکا ہے۔ افرا نے اپنے کزن کا نام لیا تو وہ مسکرا دی۔
मैंने कब कहा वो अच्छा नहीं, बस मुझे शादी नहीं करनी। ये क्या बात हुई? अब रबिया भी बोल पड़ी। मेरी छोड़ो, तुम सुनाओ, तुम्हारी शादी कब तक हो रही है? उसने रबिया को देखा। सबका मुश्तरका फैसला है, मेरी और इफ़रा की शादी इकट्ठी होगी। अब चाहे दानिश रोता रहे, हमारी शादी तभी होगी जब साकिब आएगा। रबिया के जले भुने अंदाज पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। उजाला, इफ़रा की पुकारने पर वो इसी तरह हंसते हुए उसे देखने लगी। खिज़र में क्या बुराई है? क्या हो गया है इफ़रा? तुम्हें एक बात के पीछे ही पड़ जाती हो। खुद को बेनियाज जाहिर करने के लिए उसने छुरी उठाकर आलू छीलना शुरू कर दिया। ये तुमने रिश्ता करवाने का काम कब से शुरू कर दिया? खिज़र ने कितना कमीशन दिया है तुम्हें? वो शरारत से मुस्कुराते हुए इफ़रा को देखने लगी। अच्छा तुम बताओ, तुम्हें किससे शादी करनी है? रबिया के सवाल पर उसका चेहरा एकदम संजीदा हुआ। मुझे तो लगता है तुम्हें किसी से मोहब्बत हो गई है। रबिया ने तो मजाक किया था, पर जाने क्यों उसकी आंखों में धुंध छाने लगी। सी छुरी की नोक सीधी उसकी उंगली पर लगी थी। ओह मेरे खुदा, ध्यान कहाँ था तुम्हारा? रबिया ने जल्दी से उसका हाथ थामा, जहां से अब तेजी से खून बह रहा था। इफ़रा जल्दी से डिटोल और रुई ले आई। कितना बड़ा कट लगा है। इफ़रा ने थूक निगल कर उसका जख्म देखा। ये अंगूठी उतारो, मैं पट्टी बांधूं। इफ़रा ने अंगूठी की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने अपना हाथ खींच लिया। ये तंग है, नहीं उतरेगी, ऐसे ही बांध दो। इफ़रा ने चौंक कर उसका चेहरा देखा और खामोशी से पट्टी बांधने लगी। किसके लिए जोग ले रही हो उजाला? इफ़रा के संजीदा अंदाज पर उसके साथ साथ रबिया ने भी चौंक कर उसे देखा, जो सर झुकाए गिरा लगा रही थी। अदील के लिए? पागल हो? उजाला ने नागवारी से उसे देखा। फरहाद के लिए? अब के उजाला ने झटके से अपना हाथ खींचा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, और कोई बात नहीं। वो गुस्से से खड़ी हुई। अरे उजाला, रुको तो। रबिया ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो निकलती चली गई। उसने खुशमगी निगाहों से इफ़रा को देखा, जो पुरसोच अंदाज में दरवाजे को देख रही थी, जहां से उजाला अभी निकली थी। ये अब तुम्हें 007 बनने की क्या सूझी है? रबिया ने बेजारी से इफ़रा को देखा, जो कब से अलमारी की दराज बाहर निकाले कुछ ढूंढ रही थी। उसे तंग आकर आंखें बंद कर ली। मिल गया। इफ़रा की मुसरत भरी चीख पर रबिया ने आंख बंद होती आंखों के सामने नागवारी से उसे देखा। बाज आ जाओ इफ़रा, तुम खुद भी जानती हो, जब भी तुम किसी एडवेंचर में कूदती हो तो तुम्हें तो कुछ नहीं होता, लेकिन हमें लेने के देने पड़ जाते हैं। कुछ नहीं होता। उसके लापरवाह अंदाज पर रबिया संजीदगी से उसे देखने लगी। ये जो तुम करने जा रही हो, क्या मुझे बताना पसंद करोगी? इससे क्या फ़ायदा होगा? ज़रूर, मुस्कुराते हुए उसके सामने बैठ गई। मैं इस पज़ल को हल करना चाहती हूँ, जो मेरे सामने आया है। मुझे वो सब नज़र क्यों नहीं आया, जो तुम्हें आया है? रबिया के तंज़िया अंदाज पर वो खिलखिलाकर हँस पड़ी। अंदर की बात जानने के लिए दिल की नज़र की ज़रूरत होती है, और मैं अब आर या पार वाला काम करूँगी। उसके मुस्तकिम लहजे पर रबिया उलझी हुई नज़रों से उसे देखने लगी। मरवा मत देना। बेफ़िक्र रहो, तुम बस अपनी आँखें और कान खुली रखो और मुँह बंद रखना। इफ़रा ने उसे नसीहत करके फ़ोन उठा लिया, तो वो बड़ा सा मुँह बनाकर फिर सोफ़े पर नीम दराज़ हो गई। तुम तो शॉपिंग पर जाने वाली थी। रिदा को घर वाले कपड़ों में देखकर शाइस्ता ने हैरत से उसे देखा। फुप्पो फरहाद भाई कह रहे हैं उनका बाहर जाने का मूड नहीं, और फहाद भी बाहर निकल गया था। फरहाद आ गया है? उन्होंने हैरत से पूछा। जी, कहाँ है? शायद बाहर लॉन में है। रिदा के कहने पर वो टेरेस पर आ गई। नीचे नजर पड़ते ही उनकी आंखों में उलझन तैरने लगी। वो ऑफिस के कपड़े बदले बगैर घास पर चित लेटा था। वो वापस पलट गई। ऐसा क्या करूं उजाला, कि तुम्हारी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएं? वो आसमान की वसतों में देखता हुआ उसके अक्स से मुखातिब था। पहली नज़र से लेकर आज तक मैंने तुम्हें पूरी शिद्दत से चाहा है, कभी किसी एक लम्हा गाफिल नहीं हुआ। शायद इसीलिए वो हरकत कर बैठा था जो अब तुम माफ़ नहीं कर रही। एक मौका तो मुझे देती अपनी सफाई का। मैंने ये सब क्यों किया? वो बेचैन होकर उठ बैठा। पिछले कुछ दिनों से उसे लग रहा था उसके सोचने समझने की सलाहियत खत्म होकर रह गई है। जो जो वो उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था, मामला सुलझने की बजाय उलझता जा रहा था। उस दिन अस्पताल में उजाला की हालत देखकर वो परेशान ज़रूर हुआ था, लेकिन उसका इरादा इतनी जल्दी सच बोलने का नहीं था। लेकिन उसके एक जुमले पर जिस तरह उजाला के चेहरे का रंग बदला था, उसका दिल खुशफहमी का शिकार हुआ था। इसी उम्मीद के सहारे वो सच बोल गया था, लेकिन अब सच उसे काफ़ी भारी पड़ रहा था। वो उसकी कोई बात ही नहीं सुन रही थी। क्या करूँ? उसे बेसाख्ता दाएँ हाथ का मुक्का बनाकर अपनी बाईं हथेली पर मारा। फरहाद, शाइस्ता की आवाज़ पर उसे चौंक कर सर उठाया। ऐसे क्यों बैठे हो? बस ऐसे ही। उनके पुरतशवीश अंदाज पर वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उठ खड़ा हो गया। मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ तुम परेशान हो, क्या बात है? काम करने की आदत नहीं ना, और मामू ने सारा बोझ मुझ पर डाल दिया है, शायद इसलिए। वो बात हंसी में उड़ाने की कोशिश करने लगा तो शाइस्ता उसे देखकर रह गई। उजाला की तरफ कब चल रहे हैं? उसने बेसाख्ता गहरा सांस लिया। चलेंगे अम्मी, वो बालों पर हाथ चलाता हुआ बोला। कितने दिनों से तुम यही कह रहे हो? क्या उजाला की तरफ से कोई मसला है? उसकी तरफ से क्या मसला होगा? एक पल के लिए तवक्कुफ के बाद वो धीमे लहजे में बोला। चलो फिर आज चलते हैं। शाइस्ता के कहने पर वो कोई जवाब सोच ही रहा था, जब उसके सेल फोन की बिप बजी। उसने धीरे से अंदाज में फोन
पॉकेट की जेब से निकाला। स्क्रीन पर नजर आने वाला नंबर बिल्कुल अजनबी था। हेलो जी, फरहाद बात कर रहा हूँ। और आप? दूसरी तरफ से जो नाम बताया गया उसे झटका लगा। सब खैरियत है? वो एक नजर शाइस्ता को देखकर तेजी से गेट की तरफ बढ़ने लगा। कमरे में एक तरफ से दूसरी तरफ चकराते हुए उसका दिमाग फट रहा था। दरवाजा खुलने पर उसने कहर भरी नजरों से उधर उधर देखा, क्योंकि वो जानती थी अंदर आने वाला कौन है। जब मैंने तुम्हें मना किया था, फिर तुमने अम्मी से बात क्यों की? कौन सी बात? इफरा उसके गुस्सीले अंदाज को नजरअंदाज करती हुई सोफे पर बैठ गई। मैंने तुम्हें मना किया था मुझे खिज़्ज़त से शादी नहीं करनी, फिर भी तुमने अम्मी से बात की। हाँ, क्योंकि तुम बेवकूफ़ हो। तुम बहुत अक्लमंद हो। उजाला के जारहाना अंदाज पर अंदर दाखिल होती रबिया ने घबराकर इफ़रा को देखा, जो आग लगाकर मुतमईन बैठी थी। तुमसे तो अक्लमंद ही हूँ। मेरा ख़्याल है तुम मेरी ज़िंदगी में दखल देना बंद कर दो। पहले ही तुम्हारी वजह से मैं बहुत कुछ भुगत चुकी हूँ। उजाला, इसीलिए तो ये सब कुछ कर रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी खातिर तुमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। मुझे तुमसे किसी बदले की ज़रूरत नहीं, बस मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। उजाला ने बदलेहाज़ी से उसके आगे हाथ जोड़ दिए। तुम खिज़र को रिजेक्ट करने की एक माकूल वजह बता दो, मैं दोबारा उसका नाम भी नहीं लूँगी। ये काफ़ी नहीं कि मुझे पसंद नहीं। उजाला के तिड़क के बोलने पर वो बेसाख्ता मुस्कुराई। जो पसंद है उसका नाम बता दो। जो पसंद है उसका नाम बता दो। रबिया, प्लीज़ उसे कहो, या अपना मुँह बंद रखे या यहाँ से दफ़ा हो जाए। उजाला के जारहाना तेवरों पर रबिया बेचारी सिर पिटाकर इफ़रा को उठने का इशारा करने लगी। कहीं तुम्हारे इनकार की वजह फरहाद तो नहीं? उजाला झटके से उसकी तरफ मुड़ी। होंठ भींचे वो शायद ज़ब्त की मंज़िलों से गुज़र रही थी। तुम हर बार उसे क्यों दरमियान में ले आती हो? क्योंकि वो दरमियान में आ चुका है। मैं नफ़रत करती हूँ उससे, सुन लिया? अब जान छोड़ो मेरी। उजाला के चीखने पर रबिया ने मलामत भरी नज़रों से इफ़रा को देखा, जो खामख़ा उसके ज़ख्मों को कुरेद रही थी। बस भी करो, मैंने तुम्हें कहा भी था, ऐसी कोई बात नहीं। रबिया ने धीमी आवाज़ में उसके कान के पास जाकर कहा, तो उसने मुस्कुराकर उसका बाजू थपथपाया और उजाला की तरफ बढ़ी। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं उजाला, बल्कि तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए तुम्हारे बारे में फ़िक्रमंद हूँ। दूसरा, मुझे एहसास है कि जो कुछ तुम्हारे साथ बुरा हुआ मेरी वजह से हुआ। मैं सिर्फ़ अपने दिल का वहम दूर करना चाहती थी। सो हो गया। तुम फरहाद से नफ़रत करती हो ना? इफ़रा ने उसे दोनों कंधों से थामते हुए अचानक उसकी आंखों में देखकर पूछा, तो वह नज़रों का ज़ाविया मोड़ गई। उसने तुम्हारे साथ जो ड्रामा किया उसकी सज़ा उसे ज़रूर मिलनी चाहिए थी। मैं मिली थी फरहाद से। उजाला ने चौंक कर उसे देखा। बड़ा कह रहा था वो सब उसने तुम्हारी मोहब्बत में किया, वो तुम्हें खोना नहीं चाहता था, वगैरह वगैरह। लेकिन मुझे तो पता था तुम उससे नफ़रत करती हो। मैंने भी उसकी खूब बेइज़्ज़ती की। कह दिया ऐसे ज़बरदस्ती मोहब्बत नहीं होती। उजाला तो सख्त नफ़रत करती है आपसे। कसम से उसकी शक्ल देखने वाली थी। इफ़रा हँसते हुए रबिया को बता रही थी, जबकि उजाला बिल्कुल साकित बैठी थी। कह रहा था, मैं उजाला से कहो एक बार उसकी बात सुन ले। अपनी अम्मी को भेज रहा था, मैंने सख्ती से मना कर दिया और साफ कह दिया उजाला को मैं अपनी भाभी बना रही हूँ। इतनी उसकी बेइज्जती की है, अब कभी भूल कर भी उजाला का नाम नहीं लेगा। इफ़रा के मुंह पर यकदम तमाचा पड़ा था कि आगे का जुमला उसके मुंह में रह गया, जबकि रबिया सुन खड़ी थी। तुम कह रही थी तुम मेरी दुश्मन नहीं, इससे ज्यादा दुश्मनी और क्या करोगी हमेशा? तुम मेरे लिए एक अजाब खड़ा कर देती हो। क्यों किया तुमने उसे मना? क्यों तुमने उससे झूठ बोला? वो हिज़यानी अंदाज में बोलते हुए उसका कंधा हिलाने लगी। तुमने खुद कहा था कि तुम उससे नफ़रत करती हो। इफ़रा का लहज़ा अभी मुतमईन था, जैसे वो उसे ऐसे ही रद्द-ए-अमल की तवक्को कर रही थी। झूठ कहा था मैंने, मोहब्बत करती हूँ मैं उससे। गेम खेला था फरहाद ने मेरे साथ, ड्रामा किया था। पर मैंने मैंने तो सच मानकर उन पेपर्स पर साइन किए थे। उसी वक़्त उसे अपना मान लिया था। 2 माह तक हर लम्हा, हर वक़्त वो मेरे असाब पर सवार रहा। हर बार वो मुझे यही बावर करवाता था कि वही मेरा सब कुछ है, और मैं खुद ब खुद उसकी तरफ खिंचती चली गई। और जब असलियत मेरे सामने आई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं उससे नफ़रत करना चाही, पर नहीं कर सकी। मैंने बहुत कोशिश की मैं किसी और को वो जगह दे दूँ जो वो ले चुका है, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो रोते हुए दोनों हाथों में चेहरा छुपा गई, तो इफ़रा ने मुस्कुराते हुए रबिया को देखा। तुम हर बार मुझे दुःख देती हो। इफ़रा हँस पड़ी थी। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था? तो क्या करती? गलती तो मैंने की, उसे तो मेरी परवाह भी नहीं। ऐसे तो ना कहो उजाला, ये तो तुम भी जानती हो वो तुमसे मोहब्बत करता है। इसीलिए तो अब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा। इफ़रा ने नरमी से उसके आंसू साफ किए। क्या फ़ायदा इस तरह पीछा करने का? 2 माह तो हो गए हैं ये सब हुए। अदील से मेरी मंगनी खत्म हुए 1 महीना होने वाला है। फिर इतनी मोहब्बत है तो आता क्यों नहीं? मैं क्यों खुद कहूँ? वो बच्चों की तरह बसूरते हुए बोली। तो इफ़रा खिलखिलाकर हँस पड़ी। वो तुम्हारी पेशकदमी का इंतज़ार कर रहा है और तुम उसका। वाह, वाह, वाह भई! वो हँसते हुए रबिया को देखने लगी, तभी दरवाज़ा खोलकर कमर अंदर आई थी। उजाला, ज़रा ड्राइंग रूम में आना। कमर की आवाज़ पर उसने झुके सर से इफ़रा को देखा, जो उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। खैरियत आंटी? वो फरहाद के घरवाले आए हैं उजाला के लिए। कमर की चहकती हुई आवाज़ पर उजाला की हार्ट बीट मिस हुई थी। कमर के निकलते ही वो उलझी हुई नज़रों से इफ़रा को देखने लगी। तुमने तो उसे मना किया था। उजाला की हैरत पर वो दोनों हँसने लगी, जबकि वो अभी तक उलझी हुई थी।
अंदर दाखिल होते कमर और जावेद साहब के साथ उजाला को ना पाकर उनकी नजरें बेसाख्ता फरहाद की तरफ उठीं, जिसका चेहरा एक पल में उतर गया था, लेकिन उसके बरक्स वो मुस्कुराती हुई उनकी तरफ बढ़ी। मैं कब से आप लोगों का इंतजार कर रही थी। मेरी बहू को नहीं लाए आप लोग, मैंने खास तौर पर आपसे कहा था। आप जानती हैं परसों ही मेहंदी है, तो मैंने खुद उसे आने से मना कर दिया। कमर के कहने पर वो मुस्कुरा कर रह गई। और फिर 3 दिन की बात है, वो आपके पास ही होगी। उनको खामोश देकर वो कमर मजीद गोया हुई। ये भी ठीक कहा आपने फरहाद। उनके पुकारने पर वो एकदम सीधा हुआ। अपने अंकल को मामू के पास ले जाओ। जी, वो सर हिलाकर रह गया। आपने अचानक ही रिदा का निकाह रख दिया। कमर ने स्टेज पर बैठी रिदा को देखकर पूछा। दरअसल हमारा इरादा फरहाद और रिदा दोनों की शादियां इकट्ठे करने का था, लेकिन रिदा कहने लगी कि वो फरहाद की शादी एंजॉय नहीं कर पाएगी। फिर मैंने भी सोचा पहले उजाला आ जाए, फिर रिदा को रुखसत करेंगे, इसलिए निकाह पहले रख लिया। शाइस्ता उन्हें लेकर स्टेज की तरफ बढ़ने लगी, जबकि उनके बरक्स वो सख्त मुस्तरिफ था। निकाह से पहले उसकी कैफियत ऐसी थी, और जब निकाह हो गया वो कितनी ही देर बेयकीन रहा, लेकिन फिर दिल हल्का हो गया। उसे लग रहा था उजाला अब उससे नाराज नहीं, सिर्फ कुछ दिनों की बात थी। वो उसके सामने होगी, तब वो उसे अपने दिल की हर कैफियत से आगाह करेगा। इसीलिए निकाह के बाद वो मुसलसल खामोश था। लेकिन आज वो नहीं आई थी, उसका मतलब था वो अब भी नाराज है, और यही वो नहीं चाहता था। फिर कुछ सोचकर वो तेजी से बाहर निकला। उसका रुख अपनी कार की तरफ था। डोर बेल पर उसकी नज़र बेख्तियार घड़ी की तरफ उठी। अम्मी पापा इतनी जल्दी आ गए? वो हैरान होती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी। आप? फरहाद को दरवाजे में खड़े देखकर वो खड़ी की खड़ी रह गई। अंदर आने नहीं दोगी? उसे यूं ही दरवाजे में खड़ा देखकर वो बोला तो वो होश में आई। अम्मी पापा घर पर नहीं। जानता हूँ, इसीलिए आया हूँ। वो उसे पीछे हटाता हुआ अंदर आ गया, जबकि उसकी इतनी जुर्रत पर वो परेशानी से उसे देखने लगी। ऐसे क्या देख रही हो? मैं क्या अपनी बीवी से मिलने नहीं आ सकता? उजाला ने तेजी से अपनी नजरें उस पर से हटा ली। दरवाजा बंद कर दो, या किसी और ने भी आना है? आप जाएँ यहाँ से, वो एकदम गुस्से से बोली। तो वो तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा। धाड़ की आवाज़ के साथ गेट बंद हुआ, तो वो उछल पड़ी। उसी तेज़ी से फरहाद उसका बाजू थाम कर उसे सहन के वस्त में ले आया, जहाँ ट्यूबलाइट की रोशनी सीधी उसके चेहरे पर पड़ने लगी। नाराज़ हो मुझसे? वो जो उसके जारिहाना अंदाज़ पर अंदर तक डर गई थी, उसके नरम लहजे पर हैरत से उसे देखने लगी, और आहिस्ता-आहिस्ता उसकी आँखें नम होने लगीं। फरहाद ने उसका बाजू छोड़कर उसे शानों से थाम लिया। मैं जानता हूँ तुम नाराज़ हो मुझसे, पर मैं अपनी सफाई में कुछ कहने का एक मौका तो दो। मुझे अच्छा बताओ, किस बात पर नाराज़ हो मुझसे? उजाला ने शिकायती नज़रों से उसे देखा। जो आपने किया आपको क्या लगता है बहुत सही था? आपने मज़ाक बनाकर रख दिया। 2 माह तक आप मुझे ब्लैकमेल करते रहे। आपको अंदाज़ा है कितनी अज़ियत में मैंने वक़्त गुज़ारा है? ब्लैकमेल? वो जैसे तड़प कर बोला। खुदा को मानो, मैंने कब कोई गलत हरकत की? मैं तुम्हें मिलने, हत्ता कि फ़ोन करने से भी गुरेज़ करता था। सिर्फ़ एक अंगूठी पहनाने की ज़रूरत की थी, और तुम उसे सीधा-सीधा ब्लैकमेल का नाम दे रही हो। हाँ, आज की बात और है। आज तुम मेरी बीवी हो। सारी दुनिया के सामने तुमसे निकाह किया है। अब मैं सारे हक़ इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसके कहने पर उजाला को अचानक अपने कंधों पर उसके हाथों का एहसास हुआ, तो वो तेजी से हाथ हटाकर पीछे हटी। बेफिक्र रहो, अभी नहीं करूंगा। उसके डरने पर वो हंसते हुए फिर उसके सामने आ गया। तुम्हारे दोस्तों ने जो किया, मुझे कभी भी उससे मतलब नहीं रहा। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, मैंने पहली नजर में तुमसे मोहब्बत की। वक्त गुजरने के साथ इसमें शिद्दत ही आई थी। अदील के साथ तुम्हारी मंगनी पर मेरा जो रद्द अमल हुआ था वो तुम जानती हो, लेकिन इतने गुस्से में भी होश में था। एक, तुम्हें अदील की असलियत जानता था। दूसरा, अगर उसकी जगह कोई और भी होता, तब भी मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ न कुछ तो करता ही। मैंने बड़ा सोच समझ कर ये कदम उठाया था। जिस दिन अदील की असलियत मैं सबके सामने रखता, ये बात खत्म हो जाती, लेकिन उस दिन तुम्हारी हालत देखकर मैं इमोशनल हो गया, और जिस तरह मुझसे जुदाई का ख्याल तुम्हारे चेहरे पर दर्द की सूरत में नजर आया, मुझे पता चल गया था तुम मुझसे मोहब्बत करने लगी हो। वो जो उसका हर लफ्ज़ बड़े गौर से सुन रही थी और हर बात से इत्तेफाक कर रही थी, आखिरी बात पर चौंक कर उसे देखने लगी। ये गलतफ़हमी क्यों हुई आपको? गलतफ़हमी नहीं मिसेज़ फ़रहाद, यकीन है मेरा। हालाँकि दरमियान में मैं खुद कन्फ्यूज़ हो गया था, और ऊपर से तुमने ज़हर खाने की धमकी देकर और डरा दिया। ये जो मैं कह-कह लगाकर इतना खून पैदा करता हूँ, तुम्हारी वजह से सारा खून जल कर रह गया। वो तो भला इफ़रा का हमेशा की तरह तुमसे मिलाने की वजह रही थी। अ, इफ़रा? उजाला चौंकी। उसी ने मुझे फ़ोन किया था, और उजाला के ज़हन में उस दिन की सारी बातें घूमने लगीं। क्या कहा उसने? उसने डरते-डरते फ़रहाद को देखा। वही जो तुम करने वाली थीं, इफ़रा के कज़न के लिए। हाँ, मुझे तुम पर बड़ा गुस्सा आया था, और उस इफ़रा पर भी। मैं तो कब का अम्मी को भेजना चाह रहा था, तुम्हारी धमकी की वजह से लेट हो रहा था। इफ़रा ने मुझसे कहा आप अम्मी को भेज दें, मैं उजाला को ज़हर खाने नहीं दूँगी। वो बताकर कहका लगाकर हँसने लगा। हँसी तो उसे भी आई थी, पर जानती थी इफ़रा ने ये जुमला किस लहजे में अदा किया होगा, लेकिन वो ज़ब्त कर गई। फरहाद का अपने बारे में इतना हसास होना उसे हवाओं में उड़ा रहा था। चाहे जाने का एहसास बड़ा सहर अंगेज़ होता है, और वो भी उसे सहर में गिरफ्तार थी।
मैं जानता था तुम भी मुझे चाहती हो, लेकिन फिर भी मैं डर रहा था, क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में अपने लिए सिर्फ मोहब्बत देखना चाहता हूँ। उसे कुछ कहा नहीं था, सिर्फ पलकें उठाकर उन आंखों में देखा था और वो खुलकर मुस्कुरा दिया, जैसे इन आंखों का राज पढ़ लिया हो। सेल फोन की विप पर उसे बुरा सा मुंह बनाकर ट्राउजर की जेब में से फोन निकाला। जी अम्मी, बस आ रहा हूँ। वो उजलत में बोलता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। देखो कितना शरीफ तुम्हारा शोहर है, इतनी खूबसूरत बीवी के सामने होते हुए भी कैसी रूखी पीकी बातें करके जा रहा है। हालांकि मैं इतना रोमांटिक बंदा हूँ, लेकिन वो दरवाजे से बाहर निकल गया था। तो आपने कर लेनी थी रोमांटिक गुफ्तगू, मैंने मना किया था। फरहाद तेजी से पलटा, लेकिन तब तक वो दरवाजा बंद कर चुकी थी। अब दरवाजा जोर जोर से बजाया जा रहा था और उसकी हंसी थमने का नाम नहीं ले रही थी। 2 दिन की बात है, देख लूंगा तुम्हें, फरहाद ने झुंझलाकर धमकी दी। कुछ देर बाद कार स्टार्ट होने की आवाज आई, तो वो मुस्कुराते हुए अंदर की तरफ बढ़ने लगी। इफ्रा की उस दिन की गुफ्तगू का सिरा अब उसके हाथ में आया था और वो जान गई थी उसकी जिंदगी में खुशियां लाने की वजह कौन बना है। उसकी नज़रें कब से इफ़रा पर जमी थीं, जो फ़रहाद से बहस में मसरूफ़ थी। वो उस दिन से उससे बात करने का मौका ढूँढ रही थी और सब कुछ जानते हुए भी इफ़रा से माज़रत का मौका नहीं दे रही थी। इफ़रा, उसने बेख्तियार पुकारा तो वो हँसी हुई उसकी तरफ आ गई। सॉरी। हैं, वो क्यों? वो हैरान होकर उजाला को देखने लगी। मैंने तुम्हें बस, इफ़रा ने फ़ौरन उसे टोक दिया। उजाला ने नम आँखों के साथ उसके हाथ थामे तो वो मुस्कुरा दी। देखो बेशक आज वलीमा है लेकिन हो तो तुम दुल्हन ना, और दुल्हन यूँ पटर-पटर बोलती बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो उसके गाल पर हल्की सी चपत लगाते स्टेज से नीचे उतर आई। आज वो खुश थी कि अल्लाह ने उसे अपनी गलती की तलाफ़ी का मौका दे दिया था। उसने नज़रें एक बार फिर स्टेज पर बैठे फ़रहाद और उजाला पर जमा दी। दोनों के चेहरे पर इतनी आसूदगी थी कि वो बेख्तियार मुस्कुरा दी।